ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व कर रहे हैं अभी सीएमए फाइनल का दिसंबर 25 का एससीएम का पेपर। और आपको सॉल्व करते करते पूरा बताएंगे कि कैसे ये पेपर पूछा गया, कहाँ कहाँ से पूछा गया, और आने वाले टाइम में आपको क्या अच्छा करना है जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। तो पहले आपको ये दिखाते हैं कि एसजेसी ने जो मेहनत किया आप लोगों के लिए उसका क्या रिवॉर्ड आया। जैसे आपके एसजेसी मैट जिससे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं उससे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस और सिमिलर क्वेश्चन सब मिला के सारे ही आए। ऐसा कुछ भी एकदम बाहर से नहीं आया। मतलब जैसे अगर बाहर से भी आया तो उसमें क्या है ना, दो कॉन्सेप्ट को अगर मिला दे दो क्वेश्चन का तो उससे क्वेश्चन कैचअप किया जा सकता था। सुपर 50 करके एक सीरीज हमने रिलीज किया था, उसमें एससीएम, एसएफएम, एसपीएमबीवी का कुछ प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस बनाया था, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर लास्ट डे रिवीजन। तो उसमें से 68 मार्क्स का मैच हुआ। और एक एमसीक्यू बुकलेट है, उसका वीडियो भी हम लोग यूट्यूब में डाले हैं। तो उससे 26 मार्क्स का क्वेश्चन आया। और जो अपने मॉक टेस्ट सीरीज किए थे उससे 46 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में मैच हुआ, राइट। तो एनीवे, अब आगे के लिए आपको क्या करना है वो आपको धीरे धीरे हिंट लग जाएगा, बट अभी अपने पेपर सॉल्व करने पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, 30 मार्क्स का 15 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स ईच। तो इसको पहले समझ लेते हैं इसमें क्या पूछा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आरआईएम हैज़ एस्टिमेटेड द डिमांड लेवल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, सेल्स यूनिट्स दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 15,000। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि पहले आप सेल्स यूनिट्स निकाल लो जिससे आपका प्रॉफिट 15,000 आ रहा हो। तो सेल्स यूनिट्स जिससे प्रॉफिट 15,000 आ रहा है वो है 18,750। तो एटलीस्ट इतना कमाना है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी लेनी है वो लेनी है सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 18,750 की। तो 18,750 से ज़्यादा जहाँ जहाँ पे है सबको ऐड करते, तो अकॉर्डिंगली 0.3 पे ही है तो सिर्फ 0.3 इज़ द आंसर। तो ये कहाँ से है? डिसीजन मेकिंग जो अनसर्टेनिटी के साथ आता है उसमें से आया, ठीक है। नेक्स्ट, SM लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 80, इट्स ब्रेक इवन सेल्स इज 15 लाख while its fixed cost is 6 lakh. What will be its desired quantity of sales to earn a profit of 4 lakh? तो ये CVP एनालिसिस का क्वेश्चन है जिसमें ब्रेक इवन दिया हुआ है और आप देख पा रहे हैं प्राइस दिया हुआ है 80 और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 6 लाख। तो व्हाट विल बी द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 15 लाख इज इक्वल टू 6 लाख प्लस अपने को ब्रेक इवन है तो प्रॉफिट 0 है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करेंगे तो पीवी रेशियो इससे निकल आया विच इज़ कमिंग 40% एज यू कैन सी। एंड देन फ्रॉम दिस पीवी रेशियो we can find out the desired quantity of sales to earn profit of 4 lakh. तो that is fixed cost plus profit by PV रेशियो करके सेल्स रुपीज़ आया, फिर उसको 80 रुपीज़ से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट्स आ गया। आंसर इज कमिंग 31,250। थर्ड क्वेश्चन क्या है, BOS लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रिक्वायर्स 90 lakhs in sales to meet target net profit of 15 lakh. Company's contribution is 30%. What will be its fixed cost? तो अगेन ये CVP का एक और क्वेश्चन आ गया। आप इक्वेशन में बैठाओगे तो आंसर आ जाएगा कि सेल्स है हम लोगों का 90 lakhs, प्रॉफिट है 15 लाख, फिक्स कॉस्ट भी मालूम नहीं है वही निकालना है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी पीवी रेशियो दिया हुआ 30%। तो सॉल्व करके फिक्स कॉस्ट आ गया 12 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, जो पूछ रहा है अपने से कि कंपनी के पास 2 प्रोडक्ट है, उसका टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का बजट 80,000, उसके लिए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और मटेरियल मूवमेंट पर प्रोडक्ट लाइन और लेबर आवर पर यूनिट दिया हुआ है। मटेरियल मूवमेंट पर प्रोडक्ट लाइन मतलब पर यूनिट नहीं है, पर प्रोडक्ट लाइन मतलब टोटल प्रोडक्ट के लिए कितना है वो दिया हुआ है, मतलब एक तरह से टोटल ही दिया हुआ है। अंडर ABC आपको पूछा जा रहा है कि मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट टू बी एलोकेटेड टू प्रोडक्ट BZ पर यूनिट वुड बी। तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या होगा, प्रोडक्ट BZ पर यूनिट के लिए मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या होगा। तो इसका आंसर प्रोडक्ट BZ के लिए निकालना है तो 80,000 रुपीज़ को लेकर हम लोग बस ये 5 + 15 कर देंगे तो आ गया ये टोटल। और अपने को पर यूनिट पूछ रहा है
तो डिवाइड बाय यूनिट्स है विच इज़ 40, तो आंसर आ गया 500। नेक्स्ट आपको ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी वेरिएंस एनालिसिस से पूछा है। तो इसमें बोल रहा है कंपनी है जिसने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम डाला है, बजट फॉर फिक्स्ड फैक्ट ओवरहेड इज 50,000, प्रोडक्शन इज 10,000। तो बजट में फिक्स्ड ओवरहेड हम लोगों का है 50,000, यूनिट्स है हम लोगों का 10,000, और एक्चुअल प्रोडक्शन में बोल रहा है 9,500 है। ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इज इंक्रीज टू 52, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा? तो अपने को क्या मिसिंग दिख रहा है? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इज इंक्रीज टू 52, तो ये 52 भी दिया हुआ है। बोल रहा है वॉल्यूम वेरिएंस बताओ, तो वॉल्यूम वेरिएंस इज व्हाट? एओ माइनस बीओ। अपने क्या बोलते हैं? एओ माइनस बीओ, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, है ना, इनटू स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट या बजटेड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। तो एओ इज 9,500, बीओ इज 10,000 इनटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अगर बजट से निकालेंगे तो वो आ रहा है ₹5, है ना। तो आंसर आ गया 2500 एडवर्स। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, ये लीनियर प्रोग्रामिंग से पूछा गया है, ग्राफ का सॉल्यूशन को लेकर पूछ लिया। नॉर्मली ये थोड़ा सा ऑकवर्ड क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्चुअली ग्राफ आपको आता है तो उससे आप कर सकते थे। यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, ये एक इक्वेशन है, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन, और ग्राफ से सॉल्व करके फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट्स ये आया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस पे आ रहा है? तो ये x, y का वैल्यूज़ है, तो आप सब पे वैल्यू पुट करके z का टोटल निकाल के देखोगे, जिस पे मैक्सिमम आ रहा है उसको सिलेक्ट करोगे, तो 200 आ रहा है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, ये आ गया गेम थ्योरी का क्वेश्चन। पे ऑफ मैट्रिक्स आपको गेम का दिया हुआ है जिसमें कंपनी एस और कंपनी टी का है। यूजिंग मैक्सिमिन एंड मिनी मैक्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गेम? तो मैक्सिमिन हमेशा याद रखना रो वाइज के लिए लगता है और मिनी मैक्स कॉलम वाइज के लिए लगता है। तो मैक्सिमिन मतलब पहले मिन 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 इसमें से सिलेक्ट करो, फिर उसमें से मैक्स सिलेक्ट कर दो। पहले मिन 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 फिर मैक्स, और मिनी मैक्स मतलब पहले मैक्स 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 फिर उसमें से मिन। तो इन दोनों में आप देख पा रहे दोनों वैल्यू इक्वल है 10, तो वैल्यू ऑफ द गेम बोला जाएगा 10। और सम ऑफ गेम अगर हम बोलते हैं तो वो होगा 10 और -10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे अपने क्लास में किए थे तो कई बार अपने सम ऑफ गेम को नेट वैल्यू ऑफ गेम बोलते थे, बट आपको मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लासेस में समझाया था, यदि आपने यूट्यूब में कर लिया था तो उसमें समझाया था आपको कि इट इज़ नॉट ऑलवेज जस्ट द, क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम इज नॉट जस्ट द सम, इट्स जस्ट द रॉ वैल्यू जो यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये कौन सा क्लास में समझाया था वो एक्चुअली सोचने लग गया था, तो वो याद आ गया, प्रीवियस पेपर्स में समझाया था। प्रीवियस पेपर के जो रिव्यू डाले थे ना उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें समझाया था। अगर आप अपने प्रिपरेशन में मेरे ऐसे प्रीवियस पेपर के वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन कमज़ोर रह जाएगा। खाली क्लास करने से नहीं होगा, क्लास के साथ जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया जा रहा है सब कुछ लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लर्निंग कर्व से आया है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो आपको, एन ऑपरेशन ऑफ कॉन लिमिटेड हैज़ अ लर्निंग कर्व 90% एंड द फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस टुक 30 मिनट्स, लेबर कॉस्ट इज 120 पर आवर, हाउ मच शुड द सेकेंड यूनिट लेबर कॉस्ट? तो पहले का कॉस्ट अगर हम लोगों का 30 है, 90% लर्निंग कर्व रेट है, तो हमारा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट सेकेंड में क्या आएगा, 90 का 30% इज इक्वल टू 27, राइट। अब चक्कर क्या है इसमें, सबसे बड़ा बात कि ये 27 मिनट्स का कॉस्ट पूछ रहा है कि इन दोनों का इंक्रीमेंटल पूछ रहा है। तो 27 मिनट्स का कॉस्ट निकालने जाएंगे तो 27 इंटू 120/60 करेंगे तो 54, वो भी ऑप्शन में है। और अगर सेकेंड यूनिट अगर हम पकड़ें तो वो इंक्रीमेंटल सेकेंड यूनिट भी हो सकता है। तो टोटल टाइम ऑफ 2 यूनिट्स विच इज़ 27 इंटू 2 54 एंड टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट विच इज़ 30, तो 24 इंटू 120/60 कर रहे हैं तो भी आंसर मैच हो रहा है। तो मैंने अभी सेकेंड यूनिट बोले तो अज्यूम किया है इंक्रीमेंटल, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट का जो आंसर आएगा वो इंक्रीमेंटल नहीं माना, वो बस 27 को मान लिया, और दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसमें एक मिस्टेक होने का संभावना है।
चलो देखते हैं क्या होता है आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फीचर्स ऑफ जो एनालिटिक टूल्स। और यदि आप अगर इंस्टीट्यूट में रेफर करेंगे तो आपको उसमें दोनों पॉइंट मिल जाएगा, तो आंसर है बोथ ए एंड बी। ये आपका डेटा एनालिटिक्स चैप्टर से आ गया। Which one of the following simply answers the question what else will accomplish the purpose of product, service or process we are studying? तो इसको भी अगर आप इंस्टीट्यूट मेट से पढ़ोगे ना तो ये लाइन आपको एग्जैक्टली मिलेगा वैल्यू इंजीनियरिंग के लिए। तो वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग चैप्टर से ये पूछ लिया। फिर शैडो प्राइस ऑफ स्किल्ड लेबर फॉर एसडी लिमिटेड इज करेंटली 10 पर आवर, व्हाट डज दिस मीन? शैडो प्राइस मतलब है कि अगर 1 घंटा और मिल जाए तो 10 रुपये से इनकम बढ़ जाएगा। तो आप देखिए वो ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रहा है कि एक्स्ट्रा आवर मिलने से 10 रुपये और बढ़ जाएगा। तो ये रेलिवेंट कॉस्टिंग या डिसीजन मेकिंग से आपको पूछा गया। नेक्स्ट, कैनबेन जापानीज सिस्टम अंडर जेआईटी अप्रोच इंश्योर्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री, मैक्सिमम एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन। ये तो रॉन्ग है क्योंकि कैनबेन तो स्टॉक मेंटेन ही नहीं करने देगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो जेआईटी ऐसे ही अकाउंटिंग में कच्चा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड तो होगा ही नहीं क्योंकि पहला दो ऊपर का दो ही रॉन्ग है। तो करेक्ट है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री। कैनबेन का काम है कि कोई इधर से कैनबेन कार्ड दिखाए तो उसको मिल जाए, और अननेसेसरी बफर बना के कोई ना रखे। कैनबेन कार्ड फिर दूसरा रंग का दिखाया तो वो बनाना बंद कर दे। तो सप्लाई बना रहे और अननेसेसरी इन्वेंट्री इकट्ठा नहीं हो। तो ये जेआईटी कॉन्सेप्ट में आपको समझाया गया था। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट आर इंटरडिपेंडेंट and interdependent but not interrelated, interrelated and interdependent, none of the above, interrelated but not interdependent। तो इसका आंसर है ए। क्यों इंटररिलेटेड? क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड से बजट आ सकता है, बजट से स्टैंडर्ड आ सकता है, बट इंटरडिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ट प्रैक्टिस से इंडस्ट्री डेटा से निकाला जा सकता है, बजटेड कॉस्ट आपका अकाउंट का डेटा से निकाला जा सकता है। मतलब दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, ठीक है। ये अकाउंटिंग बेस्ड भी हो सकता है। तो दोनों इंटर डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, बट रिलेटेड हो सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड से बजट आ सकता है, बजट से स्टैंडर्ड आ सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पूछा गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बीपीआर। तो यदि आप बीपीआर का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो उसका प्रिंसिपल्स भी पढ़े होंगे। ऑर्गेनाइज वर्क अराउंड आउटकम्स नॉट टास्क, ये प्रिंसिपल है। आपको नॉट अ प्रिंसिपल बताना है। कैप्चर इन्फॉर्मेशन वंस एंड एट सोर्स, ये भी प्रिंसिपल है। एम्पावर वर्कर्स हु यूज द प्रोसेस, ये भी प्रिंसिपल है। रिलाई हेविली ऑन हायरार्की एंड सुपरविजन, तो फिर सी और डी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, तो इसलिए डी करेक्ट आंसर है, मतलब वो प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ XYZ कंपनी इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹1500 per unit. As per company's estimate, 500 units of the product are expected to be sold in the coming year. If the value of investment of the company is 15 lakh and it has target ROE of 15%, what will be the target cost? तो पहले आप इन्वेस्टमेंट और टारगेट ROI से टारगेट प्रॉफिट निकाल लो जो आ रहा है 450 रुपया, और आपका प्राइस 1500 है तो टारगेट कॉस्ट आ गया। टारगेट कॉस्ट इज टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट, तो आंसर इज 1050। तो ये क्वेश्चन टारगेट कॉस्टिंग से है। तो ऑल इन ऑल यदि आपने MCQ की तैयारी की है तो आपसे MCQ हो जाएगा, नहीं तो 2-3 MCQ आपका रॉन्ग होगा कम से कम। जैसे आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में गड़बड़ा सकता है, जैसे आपका कैनबेन में गड़बड़ा सकता है, जैसे आपका BPR में गड़बड़ा सकता है, वैल्यू एनालिसिस में गड़बड़ा सकता है। ये किसका नहीं गड़बड़ाएगा? जिसने MCQ की तैयारी की है। तैयारी कैसे की जाती है? जैसे MCQ बुकलेट हमने बनाया है जिससे मेजॉरिटी MCQ फंस गए हैं, तो आप अगर वो MCQ बुकलेट सॉल्व करके जाते तो आपका काम होता ना, समझ गए। और अगर हमने MCQ बुकलेट नहीं भी सॉल्व कराया तो भी आप सॉल्व कर सकते, क्योंकि आंसर तो दिया हुआ ही था। और यदि वो MCQ बुकलेट नहीं था तो आप मे बी इंस्टीट्यूट मैट में जितना MCQs है, MCQ बैंक इंस्टीट्यूट ने जो रिलीज़ किया उसको सारा सॉल्व कर लेते तो भी आपका काम हो जाता, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन उसमें से मैच हो जाते हैं। तो हमारा जो MCQ बुकलेट है कोई अलग थोड़ी ना यार, वही तो सब इकट्ठा करके एक जगह लाया हुआ है। कितना मैच हो गया देखो, 10-12 क्या 13 मैच हो गया। और 2 जो मैच नहीं हुआ वो ऐसा नहीं है कि वो आप कर नहीं पाते, वो अपने से ट्राई करते तो हो ही जाता, राइट। तो ये था MCQ का कहानी। ओके, चलो अब आ जाओ सेक्शन नंबर B में, जिसमें आपको 14 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनी 5 आपको आंसर करने हैं आउट ऑफ 7, ठीक है। तो 70 मार्क्स का आंसर करना है, 30 मार्क्स का MCQ हो जाएगा।
और ये पूरा एक ट्रेंड से आता है, कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। इस बार क्या ऊपर नीचे हुआ वो आपको समझाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आया है डिसीजन मेकिंग से, और हर बार डिसीजन मेकिंग से आता है 14 मार्क्स का ही क्वेश्चन प्राय आता है, तो 14 मार्क्स का ही आया है। इस बार रेलेवेंट कॉस्टिंग से आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये लोग कहाँ से लेते हैं, कहीं ना कहीं ये सीए के पुराने क्वेश्चंस उठा उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। तो सर ये सब क्वेश्चन हम करके जाएं तब अच्छा रहेगा क्या? जितने भी सीए के क्वेश्चंस हैं कर सकते हैं। मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे दुनिया भर के सीए के क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, एडिशनल क्वेश्चंस बोलकर, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके अलावा तो आपके पास भी इंटरनेट है, आप कहीं से भी डाउनलोड करके क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, समय हमारे पास लिमिटेड होता है अपने एग्ज़ाम के लिए, और आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स में समय देना होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक दिन पहले सब रिवाइज करके भी जाना होता है। तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप सारे दुनिया के सम्स करके जाएंगे और वो उसमें से ही कुछ आएगा। तो आपको कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन में रिस्क लेना पड़ता है। इसीलिए आउट ऑफ 7 इंस्टीट्यूट भी बोलता है तुम 5 ही कर लो, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम उसको छोड़ दो, राइट। तो मैं हमेशा यही गाइड किया हूँ स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 तुम छोड़ के बाकी सब करने का कोशिश करना। यही गाइड किया ना आप, अगर मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो 2 और 8 अगर आप छोड़ देते तो आप सुख में रहते। ये मैं पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, इस पेपर में भी वही रूल लागू है। अगर आप 2 और 8 छोड़ देते तो आप सुख में आराम से पेपर देते, है ना। उसके लिए जो जो चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ो, बट 2 और 8 को छोड़ दो। बट 2 और 8 को हाथ लगाओगे तो मतलब है ना, छूते ही पूरा उंगली जला देगा ये, ऐसा है, गरम गरम। चलो एनीवे, बट अभी आपको ये नहीं कि 2 इग्नोर करना है, सिंस आप अभी मेरे साथ सीखने आए हो और आपको हो सकता है डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट हो, आप रियली में डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं और प्रैक्टिस भी कर रखे हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 सीखना चाहिए मेरे साथ। तो क्या इसमें यूनिक है उसको समझाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक कंपनी है देखो, उसके बोल रहे हैं स्पेयर कैपेसिटी इन 2 ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट 4 and 5। तो कंपनी का नाम है BNR, इसका 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 4 और 5, और बोल रहा है 5-day वीक ऑफ 40 hours इज वर्कड, बट देयर इज ओनली इनफ इंटरनल वर्क फॉर 3 days per week, so that 2 days per week could be available in each department। क्या बोल रहा है, a 5-day week of 40 hours is worked, तो वीक का आवर्स है 40, बट उसमें काम है हम लोग के पास 3 days और 2 days हम लोग का खाली चल रहा है। BNR has sold this time to another manufacturer, but there is some concern about the profitability of this work। तो हमने इसका आइडल टाइम जो भी यहाँ पे आएगा, मान लो वो कहीं किसी को दिया है, बट हमको टेंशन है कि हम सही जगह दिए कि नहीं दिए। मतलब जो क्वेश्चन का कंसर्न है वो ये कि आइडल टाइम को कैसे यूज़ करा जाए। द अकाउंटेंट हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेबल गिविंग द आवरली ऑपरेटिंग कॉस्ट इन ईच डिपार्टमेंट। द समराइज्ड फिगर्स आर एज फॉलोज, पावर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। जब ओवरहेड कॉस्ट ऐसे लिखता है तो इसका मतलब होता है टोटल ओवरहेड। द लेबर इज पेड ऑन टाइम बेसिस एंड देयर इज नो चेंज इन द वीकली वेज बिल वेदर और नॉट द प्लांट इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। इसका मतलब है अगर कोई चेंज नहीं है तो पर्दे के पीछे झांक कर देखो, ये इररिलेवेंट कॉस्ट हो गया। The overhead figures are based on firm's current absorption rate, which is combined of fixed and variable when departments are working at 90% of capacity, assuming 50 weeks a year। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर आप कैपेसिटी अवेलेबल की बात करें तो वो है 50 वीक्स, और एक एक वीक में ऊपर में लिखा था 40 आवर्स, तो 2000 आवर्स हो गया। बट फॉर एब्जॉर्प्शन पर्पस एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो कंसिडर किया जा रहा है वो कंसिडर किया जा रहा है 2000 आवर्स का 90% इज इक्वल टू 1800 आवर्स। ओके, तो ये कितना आ रहा है, 1800 आवर्स आ रहा है। सो 1800 आवर्स के हिसाब से एब्जॉर्प्शन रेट निकाला हुआ है। Budgeted fixed overhead attributed to Department 4 is 36,000 and 50,400 per annum।
तो यहाँ पे अगर हम वर्किंग करते चलें, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पे है 36,000 और यहाँ पे 50,400। जैसे क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते करने का हैबिट आपको समझाया था मैंने, है ना। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एग्ज़ाम में कर रहे हो तो आपको तो पता नहीं ना नीचे क्या पूछ रहा है, तो ये वर्किंग नोट 1 बना दिया, ये वर्किंग नोट 2 बना दिया, फिर वर्किंग नोट 3 यहाँ पे पढ़ के आप आ गए तो वर्किंग नोट 3 बना दिया, डिपार्टमेंट 4 और 5 लिखा, डिपार्टमेंट 4 और डिपार्टमेंट 5, और यहाँ पे ये लिखा कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 36,000 और यहाँ पे है 50,400 और एस्टिमेटेड कैपेसिटी है 1800, तो फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर आ जाएगा, कितना आ रहा है 20, और यहाँ पे आ रहा है 50,400 बाई 1800 करने से 28, और यहाँ पे जो ओवरहेड है टोटल है, तो अपना इससे वेरिएबल ओवरहेड भी पर आवर निकल आएगा। 40 माइनस 20 करके आ रहा है 20 और 40 माइनस 28 करके आ रहा है 22, 40 माइनस 28 करके आ रहा है 12, 40 माइनस 28 करके आ रहा है 12। ठीक है, 40 माइनस 28 करके आ रहा है यहाँ पे 12। तो ये ओवरहेड का ब्रेकअप आ गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, एज अ शॉर्ट टर्म प्रेशर कंपनी हैज़ बिन सेलिंग प्रोसेसिंग टाइम टू अनदर मैन्युफैक्चरर एट 70 per hour in either departments. Customer is willing to continue this arrangement and to purchase any spare time available, but BNR is considering the introduction of new product on a minor scale to absorb the spare capacity. तो करेंटली तो हम कस्टमर को दे रहे हैं, तो आउटसोर्स करें तो हम कितना रुपया डिपार्टमेंट 4 और 5 में कमा पा रहे हैं। देखो इसको समझो, एग्ज़ाम में भी क्या करना है, एक्टिव रीडिंग करना है। जैसे मैं पढ़ते पढ़ते कर रहा हूँ वैसे ही आप एग्ज़ाम में पढ़ते पढ़ते करेंगे, वर्किंग नोट बनाते बनाते। तो इसमें सेलिंग प्राइस आ रहा है 70, तो इसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में आप देखिए लेबर कॉस्ट तो इररिलेवेंट हो गया, तो एक नोट लिखना पड़ेगा, उसका एक नंबर अलॉटेड होगा, ये उसका एक नंबर काट लेगा अगर आपने नोट नहीं लिखा कि लेबर कॉस्ट इररिलेवेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट में आप पावर कॉस्ट ले लीजिए, और ये सारा जो डिटेल्स है आवरली ऑपरेटिंग कॉस्ट का है, तो पर यूनिट वाला कुछ नहीं है, तो कंफ्यूज होने का दरकार नहीं है। 40-60 आ गया पर आवर ये, और वेरिएबल ओवरहेड जो ऊपर में निकाला 20 और 12, ये माइनस करके अगर आप देखें तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है यहाँ पे 10 रुपीज़ और यहाँ पे लॉस हो रहा है 2 रुपीज़। इसका मतलब ये तो आउटसोर्स करना ही नहीं चाहिए, डू नॉट आउटसोर्स। ठीक है, और ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं आउटसोर्स, प्रोवाइडेड यहाँ पे अपने को और कोई अलग अपॉर्चुनिटी इससे बढ़िया नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, कंपनी सोच रहा है नया प्रोडक्ट बनाने का टू एब्जॉर्ब द स्पेयर कैपेसिटी, तो हो सकता है ये 10 रुपये से बेटर अपॉर्चुनिटी हो तो फिर इसको उस प्रोडक्ट में डाल देंगे, राइट। अच्छा, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद भी अगर आवर बच गया तो फिर आउटसोर्स कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ईच यूनिट ऑफ न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर 45 minutes in department 4 and 20 minutes in department 5. Variable cost of required input material is 10 and market study indicated as follows कि अगर सेलिंग प्राइस ये हुआ तो इतना डिमांड आएगा, ये हुआ तो इतना डिमांड आएगा, और ये हुआ तो इतना डिमांड आएगा। सो इससे क्या समझ में आ रहा है, पहले एक मैंने बोला ना वो लेबर कॉस्ट इररिलेवेंट है, क्यों है वो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि उसका कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड भी पर आवर वाला इररिलेवेंट है, क्यों, क्योंकि वो कमिटेड कॉस्ट है, उसका टोटल अमाउंट चेंज नहीं होगा। सबका रीज़न लिख के इसका नंबर लेना है, ये छोड़ दोगे तो नंबर कट जाएगा। नेक्स्ट अब आपको न्यू प्रोडक्ट कॉस्ट का कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। न्यू प्रोडक्ट का हम लोगों को बोल रहा है मटेरियल कॉस्ट है 10 रुपीज़, डिपार्टमेंट 4 और 5 का टाइम दिया हुआ है 45 मिनट्स और 20 मिनट्स। तो 45 मिनट्स इंटू हम लोगों का क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो इंटू 60 बाई 60, और यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 72 है, तो 20 इंटू 72 बाई 60। बाई 60 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मिनट्स में है ना,
तो उसको आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 45 इंटू 60/60 और 20 इंटू 72/60 कर रहे हैं तो ये आ रहा है 24। ठीक है, तो अभी तक ये समझ में आया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये 3 अलग अलग प्राइस है जिस पे डिमांड इतना है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा न्यू प्रोडक्ट हम लोग कितना बना सकते हैं। ठीक है, तो हम देखें अगर न्यू प्रोडक्ट हम कितना बना सकते हैं तो वो कितना होगा उसको पता कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप चेक करेंगे क्वांटिटी आवर्स अपने पास है कितना डिपार्टमेंट 4 और 5 में, डिपार्टमेंट 4 और डिपार्टमेंट 5 में आवर्स है कितना। सो आवर्स अवेलेबल है 2000 जो हमने देखा। आवर्स यूज़ कितना हो रहा है, वो 3 आउट ऑफ 5 यूज़ हो रहा है, तो एक तरह से 60% यूज़ हो रहा है। तो स्पेयर कितना है, ये 800 स्पेयर है। अभी इसमें मिस्टेक क्या हो जाता है, हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि 90% एस्टिमेटेड कैपेसिटी का एब्जॉर्ब में यूज़ हो रहा है तो 10% आइडल है। 10% आइडल नहीं है, आइडल इतना सारा है 800। अब उसमें अगर हम न्यू प्रोडक्ट का टाइम देखें, न्यू प्रोडक्ट का टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट वो है 45/60 आवर्स में अगर हम ले तो ये है इधर 20/60। सो बेस्ड ऑन दिस हम लोगों का कितना यूनिट्स पॉसिबल है न्यू प्रोडक्ट का फॉर न्यू प्रोडक्ट्स क्या होगा, 800 इंटू 60/45 1067 और 800 इंटू 60/20 ये आ रहा है 2400। करेक्ट, 800 इंटू 60/20 करने से आ रहा है 2400। तो इनमें से जो लोअर है वही बनेगा ना, कितना बनेगा, लोवेस्ट कितना पॉसिबल है, लोअर इज इक्वल टू 1067 यूनिट्स, क्योंकि वही बॉटल नेक थ्योरी से लगेगी। तो इतना ही आप न्यू प्रोडक्ट बना सकते हो। अब 1067 यूनिट्स में भी चक्कर है, इसको बेचना भी है बाजार में। तो बेचना है तो अपने पास 3 प्राइस दिया हुआ है, अलग अलग वॉल्यूम उसमें दिया हुआ है। तो 1500 लिखा हुआ है बट 1500 तो बना ही नहीं सकते, 1067 तक का रखना पड़ेगा। और यहाँ पर 1000, हाँ 1000 हो जाएगा, 1067 नहीं बनाएंगे, 1000 ही बनाएंगे और यहाँ पे 500 ही बनाएंगे। तो इनमें से कौन सा बेस्ट है उसमें कंट्रीब्यूशन निकाल कर चेक करना पड़ेगा। तो अभी देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कितना सारा वर्किंग बन गया। अब मेरे को पता नहीं इसमें कमी क्या है, नया क्या है, पुराना क्या है, मालूम नहीं, अपने हिसाब से सब सोचते सोचते बना लिए। न्यू प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया और बाकी सब समझते समझते आगे बढ़ गए। रिक्वायर्ड में क्या बोल रहा है, रेलेवेंट कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट बताओ, क्या निकालना, रेलेवेंट कॉस्ट। तो रेलेवेंट कॉस्ट कैसे आता है, इट इज़ वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस या कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट तो आ चुका है यहाँ पर, ये हमने निकाल लिया। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट क्या हो रहा होगा, हम लोग डेफिनेटली डिपार्टमेंट 5 को आउटसोर्स नहीं कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, और डिपार्टमेंट 4 को आउटसोर्स कर रहे होंगे तो 10 रुपया पर आवर यहाँ पे कमा रहे हैं। तो 10 रुपया पर आवर जो यहाँ पे 45 मिनट्स दे रहे अपने, उसका अमाउंट अपने कंट्रीब्यूशन लॉस में जोड़ सकते हैं, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगा। तो देखो रेलेवेंट कॉस्ट यहाँ पर क्या निकाला हुआ है, ये मैंने ना थोड़ा अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट में राहिल भैया हैं ऑल इंडिया रैंक होल्डर, उनसे लिखवा लिया था, सुंदर से लिख देते हैं वो। तो रेलेवेंट कॉस्ट पर यूनिट अगर आप देखोगे तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा बताया ना आपको पढ़ते पढ़ते, वो वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करके दे दिए हैं, बट फिर भी मैं आपको मोटा मोटा यहाँ समझाता हूँ। 79 है फर्स्ट पार्ट में, और 79 प्लस 45 मिनट्स का 10 रुपया करके कितना आता है, देखो 45 इंटू 10/60 प्लस 79, तो ये आ रहा है 86.5। तो रेलिवेंट कॉस्ट इज 86.5, है ना, समझ में आ गया आपको। तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आपको एक ऐड करना है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज क्या बोलेंगे 79 और कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इज 7.5।
हुआ। सेकंड सवाल क्या है, असेस द बेस्ट प्राइस पर यूनिट टू बी चार्ज्ड फॉर न्यू प्रोडक्ट टू अचीव ऑप्टिमम प्रॉफिट। बेस्ट प्राइस कौन सा, इनमें से कौन सा बेस्ट प्राइस है, तो वो इवेलुएट करना है। देखो फर्स्ट केस में बस 1500 नहीं लेंगे, 1067 लेंगे, वो 1067 का वर्किंग नोट हो चुका है हमारा, है ना। तो आप कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बना लोगे, सेलिंग प्राइस तीनों मालूम है, और आप जब अपना कॉस्ट माइनस करोगे तो रेलिवेंट कॉस्ट माइनस करोगे, ये ध्यान देना। और यूनिट्स 1500 के जगह 1067 लोगे, तो तीनों में बेस्ट देखो सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे हो रहा है सेकंड वाले में, तो 1000 यूनिट पे हो रहा है, तो वही अपने चूज करेंगे। थर्ड सवाल क्या बोल रहा है, प्रिपेयर बेस्ट वीकली प्रोग्राम फॉर स्पेयर टाइम इन टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। इसका क्या मतलब है, आपको बताना है कि स्पेयर टाइम का अल्टीमेटली बेस्ट यूज़ कैसे होगा। तो स्पेयर टाइम है कितना आपको, तो ये ध्यान आ गया होगा, स्पेयर टाइम है 800। अब 800 में अपने प्रोडक्ट को कितना दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, 1000 यूनिट प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं, बेसिकली 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए टाइम अलॉट करना है। और वो 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जो अपने बना रहे हैं उसमें 10 रुपया वाला जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है उसको भी कंसिडर कर लिया। मतलब ये है कि जो अपने आउटसोर्स से कमा रहे थे उससे भी ज़्यादा कमाई हो रहा है, क्योंकि आउटसोर्स का कमाई को यहाँ पे कॉस्ट बना लिया गया रेलेवेंट कॉस्ट में। तो दैट मीन्स हम लोग जब प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आउटसोर्स से वो बेटर ही है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो आउटसोर्स होने के बाद आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अब अपने को बेस्ट वीकली प्रोग्राम यदि पूछ रहा है तो अपने क्या करेंगे, स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल लिखा 800, 1000 यूनिट के लिए हम लोग कितना कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं, डिपार्टमेंट 4 और 5 में वो निकाल लिया, बच गया जो कितना बच गया 50 और 466.67 बच गया। तो ये स्पेयर कैपेसिटी जो बच गया उसको रेंट आउट कर देंगे। रेंट आउट में तो वो एनी टाइम रेडी है कोई भी आवर को लेने में। तो यहाँ पर पूछा क्या, देखो बेस्ट वीकली प्रोग्राम, तो आपको पर वीक बताना है। तो पर वीक के लिए क्या होगा, पर वीक के लिए होगा यहाँ पर 50 आवर्स का, कितना आवर्स का एक वीक है आपको याद है क्या, 40 आवर्स का वीक है कि 50 आवर्स का वीक है, 40 आवर्स का वीक चलता है, बट एनीवे टोटल वीक 50 आवर्स है। और ये पूरा ईयर का क्या बोल रहे, टोटल वीक 50 है, टोटल वीक 50 है, और ये पूरा ईयर का कैलकुलेशन है अपने पास। तो अगर ये पूरा ईयर का है, फॉर द ईयर हमारे स्पेयर कैपेसिटी 800 घंटे थे, तो 800 घंटे से 750 यूज़ हो गया, तो 50 आवर्स फॉर द ईयर स्पेयर बच गया। तो अब अपना वीकली स्पेयर आवर कितना बच गया, वो बच गया 1 घंटा, वीक का 1 घंटा बच गया जो अपने आउटसोर्स कर देंगे। और डिपार्टमेंट 5 में कितना बच गया 9.34, ये आउटसोर्स नहीं करेंगे, इसको आउटसोर्स नहीं करना है, ये पड़ा रहने दीजिए क्योंकि इसमें लॉस है, बट इसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं। हालांकि ये आप इस पार्ट में नहीं लिखोगे एग्ज़ाम में, ये बस आपको समझाने के लिए बोला, क्योंकि आपको यहाँ पर पूछ रहा है। अच्छा हाँ करेंगे, यहाँ पर बेस्ट वीकली प्रोग्राम ही तो पूछ रहा है, तो बेस्ट वीकली प्रोग्राम पूछ रहा है तो अपने डेफिनेटली ये लिख देंगे कि ये आउटसोर्स नहीं होगा, डू नॉट आउटसोर्स, और ये आउटसोर्स होगा। खाली वीकली प्रोग्राम नहीं पूछ रहा, बेस्ट वीकली प्रोग्राम पूछ रहा है, तो बेस्ट वीकली प्रोग्राम के हिसाब से आप बोलेंगे कि ये आउटसोर्स होगा और ये आउटसोर्स नहीं होगा। तो ये यहाँ पे लिखा है हमने, एज देयर इज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिपार्टमेंट 5 इट शुड नॉट बी सोल्ड, बट देयर इज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिपार्टमेंट 4 सो इट शुड बी सोल्ड। सोल्ड माने आउटसोर्स, राइट। तो ये बेस्ट वीकली प्रोग्राम आ गया हम लोगों का कि हम लोग पहले अपना प्रोडक्ट को देंगे फिर आउटसोर्स करेंगे। पहले प्रोडक्ट को क्यों देंगे, पहले आउटसोर्स ही क्यों ना करें, इसका कारण है कि आउटसोर्स करने में जो कमाई होता है उसको कॉस्ट मान के भी इतना एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं। तो न्यू प्रोडक्ट आउटसोर्स का इनकम से भी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, इसलिए न्यू प्रोडक्ट को पहले देना है। ये लिखने का दरकार नहीं है, आपको समझने का दरकार है। अब इसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन कि वीकली गेन बताओ फ्रॉम द अबव प्रोग्राम। तो वीकली गेन सीधा निकालने गए तो आप देखिए वीक में हम लोग कितना यूनिट्स बना रहे होंगे, आंसर है 20 यूनिट्स। कैसे आया, 1000 यूनिट्स हम लोग बना सकते हैं, 50 वीक से डिवाइड करेंगे तो वीक में 20 यूनिट्स बनेगा और उसका प्राइस है 110। वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज़ करके था,
वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट अगर आपको ध्यान हो तो वो 20 यूनिट्स का बस आपको लेना है, जो दिया हुआ था 20 मिनट्स और 12 मिनट्स, उसको आवरली कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके 20 यूनिट्स का लेना है। फिर पावर कॉस्ट 40 और 60 है, ठीक है। फिर ये नेट रिजल्ट करके आ रहा है एडिशनल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट 620, और उसके बाद भी 1 घंटा अपना वीक में स्पेयर है, तो उससे अपने क्या कमा पा रहे हैं 10 रुपया, तो नेट इनकम आ गया 630। और अपने को इस पूरा चीज़ से गेन पूछा है, गेन माने एक्स्ट्रा फ़ायदा क्या है ना, इस पूरा चीज़ से एक्स्ट्रा क्या फ़ायदा हो रहा है। शुड यील्ड वीकली गेन दैट दिस प्रोग्राम एंड प्राइस शुड यील्ड, ये प्रोग्राम और प्राइस क्या यील्ड करके देगा। तो अपने क्या किए, करंट वीकली गेन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिए। करंट वीकली गेन क्या था हमारा, करंट वीकली गेन, सो करंट वीकली गेन कैसे निकाला गया होगा, आप डिपार्टमेंट 4 को ही आउटसोर्स कर रहे हो, डिपार्टमेंट 4 का 800 घंटा आउटसोर्स हो रहा था, 10 रुपया करके कंट्रीब्यूशन आ रहा था, और 50 वीक से डिवाइड कर देंगे तो 8000 बाई 50 करेंगे, ठीक है। तो अपना 160 आ रहा है। हमने अज्यूम किया है कि कंपनी पहले से ही डिपार्टमेंट 5 को आउटसोर्स नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि करेंटली कंपनी ईदर ऑफ द डिपार्टमेंट को सेल कर रहा है, बट जहाँ लॉस हो रहा है तो वो क्यों कर रहा होगा, ये हम अभी अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये सॉल्यूशन बना है कि डिपार्टमेंट 4 से आप इतना कमा रहे थे और अब नया प्रोडक्ट आ गया तो उस नया प्रोडक्ट से क्या कमा रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और देखना, हमने यहाँ पर जब वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट लिया है और पावर कॉस्ट लिया है, तो इसमें अभी वो कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं घुसाया जो रेलिवेंट कॉस्ट में 86.5 में घुसाया था, है ना। अगर वो घुसा देते तो क्या होता, तो प्रेजेंटेशन ऐसा कुछ होता। देखो तो क्या होता, 20 यूनिट्स का हम लोग जो रेवेन्यू पकड़े वो तो वही रहता है 2200, बट रेलिवेंट कॉस्ट 86.5 आया था, इंटू 20 करेंगे कितना आएगा, 86.5 इंटू 20 करेंगे तो 1730 आ रहा है, और ये माइनस करके फिर कितना आ रहा है 2200 से सीधा 470। तो रेलिवेंट कॉस्ट का खूबी क्या है, रेलिवेंट कॉस्ट आपका करंट में जो आप कमा रहे हो उसको भी कॉस्ट में इंक्लूड करके नेट गेन आपको बता रहा है, इंक्रीमेंटल गेन आपको बता रहा है। तो अभी राइट नाउ जब यहाँ पे प्रेजेंटेशन किए तो हमने उसको तो इंक्लूड नहीं किया था, 86.5 नहीं लिया था हमने, तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से लिया। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर देखो, एक तो ये भी जोड़ना पड़ा और ये 160 घटाना पड़ा, तब जाके इंक्रीमेंटल आया। ये 10 रुपया जोड़ना भी था और यहाँ पर ये घटाना भी था। अगर आप ये नहीं जोड़ते तो भी रॉन्ग हो जाता, ये पूरा नहीं घटाते तो भी रॉन्ग हो जाता। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव है कि आप रेलेवेंट कॉस्ट से देखते तो सीधा खटक करके आंसर आ जाता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिए, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे का भी हेल्प करिए कमेंट में, सिर्फ मेरे ऊपर भी निर्भर मत रहिए। बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन क्या सर, आपने बोला कि आपके मैथ से मैच हो गया, मैथ में मैच नहीं हुआ है, ऐसा कॉन्सेप्ट्स किया हुआ है। तो आप यदि पढ़ के गए होंगे ठीक से तो ये करना आ जाएगा। और आपको एक्टिव रीडिंग सिखाया हूँ तो मैंने भी तो आपके सामने ही पढ़ा ना। हाँ, मैं ऑब्वियसली ये पेपर सॉल्व करने के पहले एक बार और पढ़ के आया था, जिससे कि फटाफट आपको समझा सकूँ, बीच में ज़्यादा अटकूँ नहीं, है ना। तो इसलिए मैं तैयारी करके आया था। बट प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो आप अगर सीख गए तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपने क्लास के मेथड्स को यदि आप फॉलो करोगे तो भले ही एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए तो भी आपका बहुत सारा स्टेप मार्किंग उड़ जाएगा जब आप इस तरह से प्रेजेंट करते हुए जाओगे। यही तो क्लास में आपको सिखाया जाता है कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे करना है। कॉन्सेप्ट तो ठीक है आ गया, जो कॉन्सेप्ट है उतना ही है। अब जितना क्वेश्चन है दुनिया का वो करने का ताकत है तो करो। यूट्यूब में भी डाला है बहुत सारा, 100 से ऊपर क्वेश्चन डाला है, तो सब आप कर लो। उसमें भी मन ना भरे तो और खोद खोद के सीए का पुराना से पुराना इतिहास का क्वेश्चन निकाल के कर लो, मेरे को क्या है। बट एट द एंड यू कैन नॉट सॉल्व infinite number of questions the day before exam. You cannot remember also. So how does it matter? Ultimately आपको अपना एबिलिटी को टेस्ट करना है कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स है उससे आप कितना क्रैक कर पा रहे हो अपने क्वेश्चंस को।
तो क्या हुआ, इससे पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3A ट्रांसफ़र प्राइसिंग का है, और ये अपने मैट में भी था, इंस्टीट्यूट मैट में भी था, और कॉपी क्वेश्चन है, तो नो बिग डील, आपका बस फिगर्स थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो आराम से आप कर सकते हो। पर फटाफट समझा देता हूँ। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग हम लोग कैसे पढ़ते हैं, देखो क्लास में वो आपको समझाते हैं। ने पढ़ते पढ़ते क्रैक कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन को सजा लेते हैं नॉर्मली, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, एक्टिव रीडिंग। देखना, कैपन लिमिटेड हैज़ 2 डिवीजन, ईच डिवीजन ऑपरेट एज एन इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर। डिवीजन ए इज द ओनली सोर्स ऑफ कंपोनेंट दैट इज यूज्ड इन डिवीजन बी in manufacturing of a final product, Ubeka. For each unit of Ubeka, one component manufactured by Division A is used. Demand for Ubeka is not steady. Division B can increase sale of Ubeka by spending on sales promotion and or by reducing selling price. Manager of B has prepared the following forecast. तो हो क्या रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को एनालाइज करो। क्वेश्चन एनालिसिस करना आ गया आपको, तो आप सम्स बनाना सीख जाओगे। कैपन लिमिटेड है, इसमें क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है डिवीजन ए है और डिवीजन बी है। फिर क्या बोल रहा है, डिवीजन ए इज द ओनली सोर्स ऑफ कंपोनेंट दैट इज यूज्ड इन डिवीजन बी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट यूबेका। तो इसका प्रोडक्ट का नाम है यूबेका। ईच यूनिट ऑफ यूबेका 1A इज यूज्ड। यहाँ से यहाँ 1 यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ यूबेका। क्वेश्चन समझा जा रहा है। फिर डिवीजन बी कैन इंक्रीज सेल ऑफ यूबेका बाय स्पेंडिंग ऑन सेल्स प्रमोशन और बाय रिड्यूसिंग प्राइस। तो इसका सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, प्राइस को कम करते रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस और यूनिट्स का रिलेशनशिप दिया हुआ है। सो जो यूनिट्स और प्राइस, सो यूनिट्स में 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 1000, 2, 3, 4, 5, 6, और सेलिंग प्राइस में क्या है 52, 39.8, राइट, ऐसे दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ यूबेका एंड डिवीजन बी इज 37,500 ऑन फर्स्ट 1000 एंड 7.5 पर यूनिट फॉर एडिशनल 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 37,500 फॉर फर्स्ट 1000 यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के एनालिसिस करना सिखा रहे हैं। 7.5 पर यूनिट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट, 7.5 पर यूनिट फॉर एडिशनल यूनिट्स। फिर डिवीजन ए का बोल रहा है, डिवीजन ए इनकर्स 15,000 पर डे फॉर एन आउटपुट ऑफ 1000 एंड टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 9,000 पर डे फॉर एवरी एडिशनल 1000। सो इसमें क्या बोल रहा है, कॉस्ट पर डे पे है, कॉस्ट पर डे बोल रहा है 15,000 है फॉर एन आउटपुट ऑफ 1000, तो यूनिट्स भी बोल रहा है 1000 बना देंगे, और 9,000 पर डे से इंक्रीज होगा अगर एडिशनल 1000 बनाना है, तो इंक्रीमेंटली बढ़ते जाएगा। ठीक है, मैनेजर ऑफ ए स्टेट्स दैट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ हिज डिवीजन विल बी ऑप्टिमाइज इफ ट्रांसफर प्राइस इज सेट एट 12 रुपया एंड अकॉर्डिंगली सेट द अबव ट्रांसफर प्राइस। तो आपको क्या बोल रहा है, एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी एट ईच लेवल ऑफ ए एंड बी। ईच लेवल मतलब सब पे ए और बी का प्रॉफिट बताना है। तो जब क्वेश्चन में बोल रहा है दे आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग एज प्रॉफिट सेंटर्स, तो ट्रांसफ़र जो होगा वो ट्रांसफ़र प्राइस पे होगा। तो बेसिकली क्या करना है, डिवीजन ए का आपको एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है जिसमें यूनिट्स आपको मालूम है 1000, 2000 वगैरह वगैरह चलेगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5 पहले दिमाग में करो, फिर कॉपी में करेंगे। फिर इनका ट्रांसफ़र रेवेन्यू आ जाएगा @12। फिर आपको इसका टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा विच इज़ 15,000 से शुरू होगा, फिर 9,000 बढ़ेगा, 24,000, फिर 33,000, लाइक दिस, ये बढ़ते रहेगा। समझ गए? तो इस तरह से ट्रांसफ़र रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट से प्रॉफिट आ जाएगी। अब ये ट्रांसफ़र रेवेन्यू डिवीजन बी का कॉस्ट बन जाएगा। तो डिवीजन बी के लिए क्या करना है, यही सेम फॉर्मेट बनाना है, यूनिट्स
और इसका सेल्स रेवेन्यू ले लेना एज पर द सेलिंग प्राइस विच इज़ गिवन ओवर हियर। फिर जो टोटल कॉस्ट है उसमें ट्रांसफ़र रेवेन्यू जो ए से आएगा प्लस इसका अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो यहाँ पे 37,500 फॉर फर्स्ट 1000 और 7.5 फॉर एडिशनल 1000 यूनिट्स वगैरह के हिसाब से चलेगा, मतलब एडिशनल यूनिट का 7.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चलेगा। फिर इसका भी प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको पूछ रहा है, बहुत ईजी है, ऐसा किया हुआ भी सम है, बट आपको मैं दिखा रहा था कि अप्रोच कैसे होता है क्वेश्चन को ना। ये रीडिंग के लिए वर्किंग नोट बनाना है, ये वर्किंग नोट का मार्क्स मिले चाहे नहीं मिले, बट जितना वर्किंग नोट्स बना बना के रीड करोगे उतना क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाता है। नेक्स्ट, असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एज अ होल एट द आउटपुट लेवल। तो आपको पूछ रहा है कंपनी का होल प्रॉफिट बताओ आउटपुट लेवल पे व्हेन नेट प्रॉफिट ऑफ ए इज मैक्सिमम, व्हेन नेट प्रॉफिट ऑफ बी इज मैक्सिमम। तो कहीं तो ए का यहाँ पे मैक्सिमम होगा ना, और कहीं तो यहाँ पे बी का मैक्सिमम होगा। तो उस पर अलग अलग 2 केस है। जहाँ पे ए का मैक्सिमम है वहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा। तो मान लो ए का मैक्सिमम 3000 पे है, तो उस समय कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा। तो ए का प्रॉफिट प्लस बी का प्रॉफिट इज कंपनीज प्रॉफिट। उसी तरह से कहाँ जहाँ बी का मैक्सिमम है वहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा। तो बी का कहीं मैक्सिमम आ रहा है, तो मान लो एग्जांपल 5000 यूनिट्स पे आ रहा है, तो 5000 यूनिट्स पे फिर बी का प्रॉफिट प्लस ए का प्रॉफिट मिला के कंपनी का प्रॉफिट। तो ये सब हमने यहाँ पे कर दिया आपके लिए। जैसे अगर आप देखोगे तो ए का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है, 12,000 पे आ रहा है, और बी का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है, 10,600 पे आ रहा है ना। तो ये यूनिट्स क्या है, 6000 है, ये यूनिट्स क्या है, 2000 है। तो कंपनी की प्रॉफिट निकालनी है पहले जहाँ पे ए का मैक्सिमम है, तो ए का मैक्सिमम है 6000 पे, तो वो कंपनी का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 6000 पे ए का प्रॉफिट प्लस 6000 पे बी का प्रॉफिट। तो 6000 पे बी का प्रॉफिट तो नेगेटिव है और ए का 12,000 है, तो कंपनी का नेगेटिव 14,400 आ रहा है, राइट। और फिर यहाँ पर आप देखो बी का जहाँ मैक्सिमम है 2000, तो वहाँ पे ए का प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, तो 10,600 प्लस 0 मिलाकर 10,600 आ रहा है, राइट। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी का वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा जब ए अपना फ़ायदा सोच रहा है, राइट। और जब बी अपना ज़्यादा फ़ायदा सोच रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट 10,600 आ रहा है। लेकिन इससे कंपनी को ओवरऑल फ़ायदा और बेटर हो सकता है कि नहीं, ये यहाँ पता नहीं चला। इसलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है, अगर कंपनी प्रॉफिट सेंटर का झमेला ही नहीं रखती तो किस आउटपुट पे कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो कंपनी के लिए जो फिर स्टेटमेंट बनेगा उसमें कॉस्ट ऑफ कंपनी में ये वाला कॉस्ट और ये वाला कॉस्ट लेके सेल्स रेवेन्यू आप दिखाओगे अलग अलग आउटपुट पे, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कंपनी का प्रॉफिट आएगा। तो वो वर्किंग भी हमने जब किया तो डिवीज़न ए और बी का सेल्स रेवेन्यू और कॉस्ट लेकर जो कंबाइन आंसर आएगा, तो प्रॉफिट कंपनी का मैक्सिमम आ रहा है, देखो 13,500 जो आ रहा है यहाँ पर। और इसको करने का एक ऑल्टरनेट तरीका क्या हो सकता है कि आप ए और बी का बस प्रॉफिट जो अलग अलग निकाले उसको कंबाइन कर दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इस यूनिट्स पे सेल्स रेवेन्यू ऑफ बी और जो इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑफ ए था, कॉस्ट ऑफ ए प्लस कॉस्ट ऑफ बी जोड़ दोगे विदाउट एनी ट्रांसफ़र रेवेन्यू, तो ये भी प्रॉफिट आपको दिखाएगा, राइट। तो वो एक तरीका जो मैंने ऊपर में मार करके बताया, या फिर आप दोनों प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो पता चल जाएगा। तो कंपनी के फ़ायदा जिसमें है वही अल्टीमेटली दोनों को करना है, यही ट्रांसफर प्राइसिंग हम लोग को सिखाता है। तो एक बेसिक क्वेश्चन से आया एकदम, आप आराम से इसको कर सकते थे यदि आपने ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रैक्टिस किया हुआ और पढ़ाई किया हुआ है। ऑलराइट, आई होप सो आपको मज़ा भी आ रहा है मेरे साथ साथ यहाँ तक समझने में और सुनने में। अगर मज़ा आ रहा है तो थोड़ा एक लाइक बटन तो दबा देना बनता है ना भाई साहब। ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3B, राइट, 3B ना, यस। तो दिस हैज़ कम फ्रॉम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। कहाँ गया, ये रहा। और इस तरह का क्वेश्चन आपके ICMA मैट में भी है। और इसमें बेसिकली क्या है, करंट सिनेरियो बता रहा है कि 1,25,000 हम लोग 3 इयर्स में बेच सकते हैं @400, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और फिर बोल रहा है कि अगर हम सेल्स 12% बढ़ाना चाहें तो 5% प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा 1,20,000 से। तो ये प्रपोजल इवेलुएट
करके आपको बताना है कि ऐसा प्राइस रिडक्शन करके वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो अपने को क्या तो 2 कॉलम बना के वर्किंग करना आ जाना चाहिए, या फिर 2 अलग अलग स्टेटमेंट भी बना के आप कर सकते हैं, जैसा भी करो। और लास्ट में प्रॉफिट बढ़ रहा है तो प्रपोजल एक्सेप्ट, नहीं तो रिजेक्ट। इसमें एक चीज़ बस ध्यान देने का है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऐसे दिया हुआ है, फिर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर ईयर दिया हुआ है, तो इसको आप वेरिएबल मान लोगे और इसको आप फिक्स्ड मान लोगे, वो तो लिखा हुआ ही है। उसी तरह से मार्केटिंग कॉस्ट में भी ये अलग से दिया हुआ है, तो ये वेरिएबल है और नीचे वाला फिक्स्ड है। इसमें एक और चीज़ क्या देना है कि मार्केटिंग कॉस्ट का एक पार्ट कमीशन के ऊपर है जो है 4% ऑन सेल्स, तो 90 को अगर आप स्प्लिट करेंगे तो कमीशन वाला पार्ट कितना हो गया, सेल्स जैसे 400 है तो उसका 16 रुपीज़ आया, 400 का 4%, और रिमेनिंग जो है अदर मार्केटिंग कॉस्ट वो है 90 माइनस 16 करके 74, ऑडिट। तो 90 माइनस 16 करके ये 74, तो अपने पास अदर मार्केटिंग कॉस्ट है 74 और कमीशन का कॉस्ट है 16, ऑलराइट। तो अकॉर्डिंगली हम लोग जब इवैल्यूएट करेंगे यहाँ पर नया प्राइस पर, तो इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट आवर वेरिएबल कमीशन। तो न्यू सेलिंग प्राइस होगा 5% रिड्यूस करने के बाद, 400 में 5% होता है 20, तो 380, तो अपना कमीशन रेट आ जाएगा 380 का 4%, विच इज़ इक्वल टू 15.2, और अदर मार्केटिंग कॉस्ट 74 वो सेम ही रहेगा। समझ गए क्या? तो ये आपको हिसाब किताब समझने का दरकार है, ओके। सो फ्रॉम दिस नाउ अगर हम प्रेजेंटेशन करें तो बहुत सिंपल सा प्रेजेंटेशन है 1,25,000 यूनिट्स के लिए। देखिए जो कॉस्ट दिया हुआ एज इट इज़ वो एज इट इज़ आएगा, जो पर ईयर दिया हुआ वो इंटू 3 ईयर्स करके आएगा, जो यूनिट्स हिसाब से दिया हुआ वो इंटू 1,25,000 यूनिट करके आएगा, बस यही फ़र्क है ना। तो फर्स्ट केस में 90 पूरा लिया जा सकता है आराम से, और सेकंड केस में जब रिवाइज वर्किंग करेंगे तो 90 नहीं लेकर 15.2 प्लस 74 लेंगे, और बाकी सब सेम है। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बढ़ाने बोला था कितना रुपया से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला था 1,20,000 पर ईयर से बढ़ेगा, प्लस 120 इंटू 3 करना है, तो बेसिकली 1275 प्लस 120 करके आप यहाँ पर 1395 इंटू 3 कर देंगे, राइट। और फिर प्रॉफिट निकाल कर देखा दोनों में किस में ज़्यादा प्रॉफिट आया, पहले वाले में प्रॉफिट ज़्यादा है, तो अपने बोलेंगे प्राइस रिड्यूस करके वॉल्यूम बढ़ाने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये थ्रूपुट अकाउंटिंग का आ गया है, और ये क्वेश्चन इंटर से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई एकदम भी अलग नहीं आया है ना। आप देख रहे हैं ना मेरा स्ट्रेटजी 3 4 5 6 आपको करके जाना है, 3 4 5 6 7, बस अच्छे से उसका तैयारी करो, पार हो जाएगा। 2 और 8 में ही घपलक डालता है ज़्यादा आर्डर करके। एनीवे, आशा करो कि इंस्टीट्यूट वाले ये वीडियो ना देखें, नहीं तो उनको पता चल जाएगा कि हमें पता चल गया कि 2 और 8 में घपलक डालता है। खैर, सो प्रोडक्ट S&T है अपने पास, सेलिंग प्राइस है, मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट्स है, और टाइम रिक्वायर्ड ऑन द बॉटलनेक रिसोर्सेज आवर पर यूनिट है। सो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड इज 4,50,000 ईच मंथ, देयर आर 2,30,000 बॉटलनेक आवर्स अवेलेबल ईच मंथ। कैलकुलेट करना है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है जब थ्रूपुट अकाउंटिंग डालते हैं, तो इट इज़ इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड प्लस अगर फिक्स्ड ओवरहेड है तो वो भी, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। सेकंड, कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर, इसका मतलब क्या है, जो ऊपर में टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है उसको डिवाइड बाई बॉटलनेक आवर्स से आपको रेट कॉस्ट पर आवर मिल जाएगा। फिर रिटर्न पर बॉटलनेक आवर फॉर बोथ S&T, रिटर्न पर बॉटलनेक आवर का मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आता है, उसी को रिटर्न बोलते हैं, उसको डिवाइड बाई बॉटलनेक आवर से करोगे। बॉटलनेक आवर है 5 और 4, राइट, तो बॉटलनेक आवर। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियोज फॉर बोथ S&T, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो होता है जो रिटर्न है डिवाइडेड बाय कॉस्ट, मतलब 3/2 रिटर्न बाय कॉस्ट आपको करना है। थ्रूपुट कॉस्ट पर मंथ, अब ये कैसे निकलेगा, थ्रूपुट कॉस्ट पर मंथ, और एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकलेगा। चलो नीचे पहले एक बार इतना सबको समझा देते हैं, फिर नीचे दिखा देते हैं।
टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कैसा आ रहा है, देखो डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट मालूम है अपने को, अब टोटल में जाना है तो अपने को यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो आप यूनिट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये बताइए। ये दिया हुआ है ना 20,000 और 30,000, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वेरिएबल ओवरहेड का 2015 है, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट 4,50,000 है, सब जोड़ के 1840 आ गया। कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर में 1840 बाई 230 कर दिया। रिटर्न पर आवर में सेलिंग प्राइस में मटेरियल कॉस्ट बाई आवर्स इन बॉटलनेक कर दिया, 12 और 11 आया। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो में 12/8 और 11/8 कर देंगे तो आंसर आ गया। थ्रूपुट कॉस्ट, ये थोड़ा ध्यान देने का है, ये कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि ये कैसे होगा। थ्रूपुट कॉस्ट इज व्हाट, इट इज बेसिकली द टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो अपने निकालते हैं ना, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट फॉर टोटल आवर्स, बस यही आप समझ लो, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट फॉर टोटल आवर्स यूज फॉर प्रोडक्शन, यूज फॉर प्रोडक्शन। जैसे प्रोडक्शन यहाँ पे 20,000 और 30,000 है, उसका आवर्स यूज कितना है, 20,000 to 5 और 30,000 to 4, तो टोटल आवर्स आ गया। और थ्रूपुट कॉस्ट अगर निकालना है तो आपको इनटू कर देना है इस 220 को, किससे, 8 से। 8 क्या है आपका फैक्ट्री कॉस्ट पर आवर आया हुआ था। तो व्हाट इज थ्रूपुट कॉस्ट, थ्रूपुट कॉस्ट इज टोटल फैक्ट्री कॉस्ट फॉर आवर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। फिर एफिशिएंसी रेशियो भी एक यूनिक होता है इधर इस तरह का सम्स में, जो कैसे आएगा, थ्रूपुट कॉस्ट बाय एक्चुअल कॉस्ट। तो थ्रूपुट कॉस्ट जो एब्जॉर्ब हुआ वो 1760 और एक्चुअल जो लगा है वो ऊपर में था हमारा 1840, तो डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी रेशियो आएगा। तो ये एफिशिएंसी रेशियो थ्रूपुट अकाउंटिंग बोल रहा है, इस तरह से आप निकालोगे। ओके, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या, लीन अकाउंटिंग का। तो लीन अकाउंटिंग में पूछ रहा है आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लीन अकाउंटिंग बताना है। तो ये पूरा इंस्टीट्यूट मैट से छाप के दिया हुआ है, अगर आप इसको लर्न करके गए होंगे तो एग्जाम में काम हो जाएगा। और अगर आप मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, 2 और 8 को छोड़ना है, तो 2 चैप्टर है, उसका थ्योरी अच्छे से याद करना है। और उसका थ्योरी सब यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, समझाया हुआ है एक एक चीज़ को, जिससे कि वो इंटरेस्टिंगली आपको कैचअप हो जाए। बाकी थोड़ा आपको रटने का काम करना पड़ेगा। रटने का काम कैसे होता है कि आपने कोई यहाँ पर पॉइंट्स पकड़ लिया, फिर यहाँ पे कोई पॉइंट पकड़ लिया, कीवर्ड पकड़ लिया, और उसको लेके कोई निमोनिक बना के याद कर लिया। आप उम्मीद करेंगे कि सर रटा दें, तो वो मेरे लिए संभव नहीं। मैं समझा सकता हूँ कि रटने का सबका अपना अपना स्टाइल होता है, वो वैसे रटा जा सकता है। और अदरवाइज रटने का ट्रिक यही रहता है, जैसे प्रिंसिपल्स अगर आपको बोल रहा है तो सिंपल बिजनेस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस दैट सपोर्ट लीन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऐसे आपको एक एक का वर्ड उठाना है। AAT, यहाँ पे कम्युनिकेशन को उठाना है C, यहाँ पे प्लानिंग को उठाना है P, यहाँ पे आपको इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल को उठाना है, तो इंटरनल अकाउंटिंग का I उठा लिया। फिर आप इसको लेके कोई वर्ड बना लिया ATCPI। तो ये आप मेरा मैराथन देखना SCM का थ्योरी का, उससे आपको कैचअप हो जाएगा। ऑलराइट, तो एग्जाम में मार्क्स उसी को मिलेगा जो नियरेस्ट कीवर्ड्स लिख कर आया। आप अपना मन से कुछ भी वर्ड लिखोगे और आगे पीछे कर दोगे तो नंबर कट जाएगा। ओके, तो थ्योरी के लिए एफर्ट डालोगे तो थ्योरी का नंबर भी आपके पास फुट फुट के आएगा। नेक्स्ट आइए देखिए 5A स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इंटर लेवल का क्वेश्चन जैसा आया है मिसिंग फिगर का। तो कोई भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मिसिंग फिगर टाइप का क्वेश्चन होता है या नॉर्मल क्वेश्चन भी होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आप पहले कॉस्ट कार्ड बनाओ और कॉस्ट कार्ड में देखो क्या क्या मिसिंग है और क्या क्या नहीं है, क्या क्या है। तो मटेरियल कॉस्ट कार्ड अगर आप बनाओगे तो कैसे बनेगा, उसमें आप डालोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ पे आप डालोगे प्रोडक्ट P और R, और यहाँ पर आप क्वांटिटी प्राइस अमाउंट डालोगे, यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस अमाउंट डालोगे। राइट, देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 24 और 30, एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है 30, 40, स्टैंडर्ड इनपुट दिया हुआ है 50, एक्चुअल इनपुट दिया हुआ है 40 और 70। एक्चुअल इनपुट है ये मैंने क्या लिखा, 50 स्टैंडर्ड इनपुट होगा, एक्चुअल इनपुट है 40 और 70, ये रहा। तो ये आ गया, तो पता चला खाली ये मिसिंग और बाकी सब तो आ गया। तो खाली ये मिसिंग है, तो R का स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड इनपुट निकालने के लिए हम लोग कौन सा वेरिएंस यूज़ कर सकते हैं। R का एक वेरिएंस दिया हुआ है 600 एडवर्स, और वो यूसेज वेरिएंस। तो यूसेज वेरिएंस में क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस होता है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोगों का कितना है,
पता नहीं है, एक्स ले लेते हैं इसको, और एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग का कितना है 70 है, स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग का कितना है 30 है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके आ रहा है हम लोगों का एक्स का वैल्यू, इसको सॉल्व करके आ रहा है एक्स का वैल्यू, समझ गए। तो ये एक्स का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, कॉस्ट कार्ड पूरा तरह से कंप्लीट ही हो गया। अब आपको जो जो वेरिएंस पूछा वो आप सटासट निकाल दीजिए। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा ये नोट नंबर 2 हो जाएगा ये, और फिर सारा जैसा जैसा ऑर्डर में पूछा बस वैसे वैसे आंसर करिए। क्या होता है ना, ये सब टाइप का क्वेश्चन में आप अपना मन से कोई ऑर्डर में प्रेजेंटेशन करने लग जाते हैं, अपना मनपसंद कॉस्ट वेरिएंस, मनपसंद प्राइस वेरिएंस, तो कई बार चेक करने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये किसका आंसर कहाँ निकाला है, वो उतना ध्यान नहीं दिया। आप कॉस्ट वेरिएंस किए हैं, वो मिक्स वेरिएंस खोज के चेक कर रहा है, ऐसा नहीं हो जाए आपके साथ। इसलिए जिस ऑर्डर में पूछा उस ऑर्डर में प्रेजेंटेशन कर दीजिए। कॉस्ट कार्ड कंप्लीट होना जरूरी है, तो आपको अपने आप ऑर्डर का कोई इम्पैक्ट महसूस ही नहीं होगा, राइट। तो अभी नोट 1 नोट 2 या नोट 1 नोट 2 ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ऑर्डर मेंटेन करिए। तो यही वर्किंग यहाँ पे किया हुआ, देखो पहले यूसेज वेरिएंस निकाल दिया नोट 1 में, फिर नोट 2 में कॉस्ट कार्ड बना दिया, और फिर सारा पार्ट 1 2 3 4 में जो जो मांगा वो सब करके दिखा दिया। और कुछ भी हार्ड नहीं है, अगर आप वीडियो रोक के अभी बिना रिवीजन किए भी ट्राई करेंगे तो आप कैचअप कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वापस देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन आया, बट ये ओवरहेड वेरिएंस से आ गया। अगेन ये भी आप लोग इंटर में ग्रुप 2 में किए हुए हो, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है। हाँ, बस अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मिस्टेक कर सकते हो। क्यों मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि इस सम का ब्यूटी क्या है कि आउटपुट गिवन ही नहीं है, और फिर भी वॉल्यूम वेरिएंस, ये वेरिएंस, वो वेरिएंस, वो सारा चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। आउटपुट का कोई निकालने का संजोग भी नहीं। एनीवे आप देखिए इसका भी हम लोगों ने कॉस्ट कार्ड का फंडा बनाया था कि आप बजट एक्चुअल से क्या क्या लिख सकते हो, पहले वो देखो। तो अपना ओवरहेड्स का अमाउंट है बजट में 12,000, फिर आवर्स है 2400, फिर आपको बोल रहा है एक्चुअल ओवरहेड रिकवरी रेट है 8 पर आवर। तो रेट पर आवर एक्चुअल में बोल रहा है 8, तो वो आया होगा इन दोनों को डिवाइड करके, बट ये दोनों फिगर अभी मालूम नहीं है। तो ये 3 फिगर मिला और 2 वेरिएंस मिला, कॉस्ट वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। तो आपको ये पता है कॉस्ट और वॉल्यूम से आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाएगा, ये तो मालूम है ना। तो एक्सपेंडिचर ही पहला पूछा है। अरे कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम प्लस एक्सपेंडिचर होता है ना। तो इससे अगर कॉस्ट मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया। अच्छा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का डिफरेंस। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड मालूम है तो अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस यूज़ करके एक्चुअल आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो एक एक करके क्रैक करते जाना पड़ेगा। अब इसमें मान लीजिए मैं आपको साइड में करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा सा बच्चों को घबराहट सा देता है, इसलिए मैं करते करते आपको लेके चलता हूँ। जैसे देखिए आप ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, तो वो कैसे आएगा, कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस वॉल्यूम। सो कॉस्ट वेरिएंस कितना है 2800 एडवर्स है, एक्सपेंडिचर पता नहीं है, एडवर्स मैंने माइनस में डाल दिया, एक्सपेंडिचर निकालना है, और वॉल्यूम में 2000 एडवर्स, तो -2000 आ गया। तो इससे एक्सपेंडिचर आ जाएगा -800, ठीक है, -800 ही आएगा ना। तो अगर ये -800 है तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, एक्चुअल ओवरहेड्स। तो बजटेड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड का डिफरेंस एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज -800, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड करेंगे तो 800 आएगा। सर ये फिक्स्ड है कि टोटल है, कैसे पता चला, कि वॉल्यूम वेरिएंस दिया हुआ है तो ये इम्प्लाइड है कि वो फिक्स्ड है। सो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड अपना 12,000 है, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इज इक्वल टू 800 आ रहा है। सो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड करेंगे तो आ रहा है 12,800। तो जैसे जैसे जो जो मिलता जा रहा है आप यहाँ पे बैठाते भी जाइए और इजी होता जाएगा। नेक्स्ट देखो थर्ड में क्या पूछा है, थर्ड में बोल रहा है एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालो। तो एक्चुअल आवर्स के लिए देखिए अपने को 12,800 पता चल चुका है और रेट पर आवर 8 है, तो इन दोनों से ही आ जाएगा अपना एक्चुअल आवर्स करना। तो बहुत इजी लग रहा है, 12,800 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1600। हो गया ये।
तो दिस इज़ ऑल्सो कम, मैं एक बार यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखते भी जा रहा हूँ टू कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। फिर आप यहाँ पे भी ऐसे रेट निकाल सकते हो, 5 रुपये आ रहे हैं इन दोनों को डिवाइड करके। बट एनीवे, अब ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस पूछा है, तो कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। सो एक्चुअल आवर अभी आपने देखा 1600 है, बजटेड आवर क्वेश्चन में दिया हुआ था 2400, स्टैंडर्ड रेट पर आवर अभी अभी डिवाइड करके आपके सामने निकाला 5, तो ये आ गया आपका 800 और इंटू 5 करें तो 4000 एडवर्स। इतना इजीली हो रहा है। फिर एफिशिएंसी वेरिएंस पूछ रहा है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए अपने को क्या करना है, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर का डिफरेंस लेना है। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट अभी मालूम नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट वॉल्यूम वेरिएंस से निकल जाएगा। वॉल्यूम वेरिएंस यदि आप देखोगे तो वो दिया हुआ है 2000 एडवर्स, है ना। वॉल्यूम वेरिएंस दिया हुआ है 2000 एडवर्स। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है जो क्लास में आपको सिखाया था, स्टैंडर्ड आवर माइनस बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। नॉर्मली वॉल्यूम वेरिएंस आप आउटपुट से निकालते हो, बट आवर से भी निकाला जा सकता है। तो ये है फॉर्मूला, इसको आप सॉल्व करोगे तो इससे स्टैंडर्ड आवर आ जाएगा। बजटेड आवर अपने को मालूम है 2400, रेट पर आवर अपना 5 इक्वल टू माइनस 2000, तो इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड आवर आ रहा है 2000 ही आ रहा है। तो अब एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, तो वो कैसे आएगा, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर है हमारा 2000, एक्चुअल आवर है हमारा कितना 1600, स्टैंडर्ड रेट है 5 रुपया, तो ये आ रहा है 1600, 400 इंटू 5, 2000 फेवरेबल, ठीक है, 2000 फेवरेबल। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कैपेसिटी वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू वॉल्यूम वेरिएंस, मैच भी हो रहा है। तो इसे क्रॉस चेक करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अभी आ ही गया, अभी निकाला 2000 आया, तो 6 नंबर पार्ट स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 2000। तो सब कनेक्टेड वर्किंग्स हो रहा है ना। फिर स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑलरेडी आया हुआ 5 रुपीज़, वो भी आया हुआ है स्टैंडर्ड रेट पर आवर 5 रुपीज़, हो गया। मैंने एक और तरीका से यहाँ पे वर्किंग किया हुआ है XY लेके, क्योंकि कई बार दिमाग वैसे चल रहा होता है एग्ज़ाम हॉल में, तो आप उससे भी सीख सकते हैं। बट अभी मुझे क्लिक किया कि ये और भी सिंपली हो सकता है, तो मैंने आपको और सिंपल वाले तरीके से ये सिखा दिया, राइट। दोनों आपके सामने रहेगा, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, जिससे भी आपको ईजी लगे आप वो ही कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये नॉर्मली अनएक्सपेक्टेड होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग ज़्यादा नहीं आता। असाइनमेंट आ रहा था, उसके जगह इस बार लीनियर प्रोग्रामिंग पूछ लिया, और वो भी डुअल। बट एनीवे हमने सुपर 50 में मार्क करके भी दिया था कि डुअल थोड़ा पढ़ के जाइएगा, तो वही आ गया। तो इसमें क्या करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग का एक फॉर्मुलेशन करना है, सॉल्व नहीं करना, मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन को लेकर। तो अपने पास 2 प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा, मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, पेंटिंग दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है। तो अपने को कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। तो अपने अज्यूम कर रहे हैं कि पेंटिंग जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और इन सेलिंग प्राइस में से तीनों माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और इसके बाद अपने को ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिएगा, मतलब पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, नोट नंबर 1 अल्फ़ा बीटा, और सेकेंड नंबर कंट्रीब्यूशन पर आवर, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है, कंट्रीब्यूशन, क्या बोल रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन पर आवर बोल रहा हूँ। सेकेंड नंबर बोल रहा है वेरिएबल मानना है अपने को, वेरिएबल, इसको x मान लो, इसको y मान लो, यूनिट्स, क्योंकि यूनिट से कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन जो है ये पर यूनिट आएगा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले वर्किंग नोट में करके फिर वेरिएबल मान लेंगे x और y। फिर टेबुलेशन कर लेते हैं, आपको याद है क्या, टेबुलेशन में अपने लिख लेंगे किसका कितना आवर लग रहा है और केजी लग रहा है। जैसे अपने लिख लेंगे मटेरियल कितना केजी पर यूनिट लग रहा है, 200/50 करेंगे तो 4 आ रहा है, 200/50 करेंगे 4 आ रहा है, तो ये आ रहा है केजी पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर है, ये क्या आवर पर यूनिट, तो 160/40 किया 44 आ रहा है। फिर 180/40 किया 2 आ रहा है। फिर पेंटिंग है, पेंटिंग का क्या है 60 पर आवर, तो आवर पर यूनिट है, 60/60 किया 1, 120/60 किया 2।
फिर इसके हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल का 960 है, डायरेक्ट लेबर का 800 है, पेंटिंग आवर्स का 400 है। ओके, तो ये टोटल भी ले लिया। तो बस अब आपका ये टेबुलेशन होने के बाद आपको फॉर्मुलेट करना सबसे ईजी लगेगा, है ना। क्या लिखोगे, मैक्सिमाइज z इक्वल टू, जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो फिगर अभी अपने पास है 200 और 150, तो क्या बोलोगे, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 200x प्लस 150y सब्जेक्ट टू 4x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 960, 4x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 800, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 400, x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करके ये फॉर्मुलेशन हम लोगों का बन गया, इजी है। अब इसके बाद डुअल बोला है, तो डुअल के लिए क्या सिखाया था कि आप पहले ये कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल बना दो। मान लो 3 कंस्ट्रेंट है तो 3 वेरिएबल आ जाएंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव कैसे सजेगा, जब भी यहाँ पे मैक्सिमाइज है तो वहाँ मिनिमाइज होगा, तो मिनिमाइज बोलेंगे हम लोग z इक्वल टू 960a प्लस 800b प्लस 400c। तो डुअल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो कहता है कि आप ये सोचो कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्स को रेंट आउट कर दोगे, क्या रेट पे रेंट आउट करोगे जिससे कि आप इनकम कमा लो। तो कम से कम कितना इनकम कमाना ही चाहिए जिससे कि आपका ये बैलेंस बिगड़े नहीं। मतलब आप जब प्रोडक्ट बना के कुछ कमा सकते हैं तो कम से कम कितना रेट इसका कमा लें, तो बात प्रोडक्ट का इनकम जितना बराबर ही रह जाएगा। मतलब प्रोडक्ट से कमा सकते हैं तो वाई नॉट उसको रेंट आउट करके कमा लें, अपोजिट थिंकिंग है। तो मिनिमाइज z क्यों लिखते हैं, इसलिए कि इतना मिनिमम आ जाए तो भी हम खुश हैं, इसका मिनिमम वैल्यू भी आ जाए तो भी हम खुश हैं। इट इज़ जस्ट द अपोजिट वे टू थिंक, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक जगह है, उस जगह पर हम एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं, तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि वाई नॉट लेट आउट दिस जगह एंड अर्न मिनिमम इनकम इक्वल टू द इनकम फ्रॉम द प्रोडक्ट। बस ये कॉन्सेप्ट को डुअल बोल रहे हैं। अब इसका भी सब्जेक्ट टू बनेगा, तो सब्जेक्ट टू कैसे बनता है इसका, बहुत इजी है। इसको आपको ये कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब ये तीनों 4, 4 और 1 किस में यूज़ हो रहा था, अगर आप ध्यान देंगे 4, 4, 1 यूज़ हो रहा था x में, तो x का इनकम है 200, तो उससे मिनिमम इनकम 4a प्लस 4b प्लस 1c, उसका मिनिमम इनकम 200 होना चाहिए। उसी तरह से 4a प्लस 2b प्लस 2c, इसका मिनिमम इनकम कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। और a b c का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, नहीं तो फिर नुकसान ही हो जाएगा। बस ये डुअल है, बन गया। यही आंसर नीचे में मैंने लिख दिया है। तो इसके ऊपर पूरा वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में, जीरो से हीरो बनाने के लिए आपको डुअल में। आप हमारे चैनल पे डुअल बोल के सर्च करिए। अच्छा, वापस देखो 6b में नॉर्मली क्या होता था, सिमुलेशन का क्वेश्चन आता था, जो आ गया इधर असाइनमेंट का, ठीक है, शिफ्ट कर दिया। और ये क्वेश्चन में क्या चक्कर है कि एक ग्रांट मिला है 114 लाख का, और उतने को लोवेस्ट कॉस्ट पे करके दिखाना है। और कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 5 रोड है और 5 कॉन्ट्रैक्टर है, रोड 4 है, तो अनबैलेंस्ड है, तो डमी डालना पड़ेगा। और कंडीशन क्या डाला है, C1 शुड गेट R1 एंड C5 शुड गेट R2। अगर C1 को R1 देना ही है तो ये दो को आप अपने कैलकुलेशन से हटा दो, और C5 को R2 देना ही है तो ये दो को भी अपने कैलकुलेशन से हटा दो। तो मैट्रिक्स क्या बन गया, C2 C3 C4 और R3 R4। तो आपको अपना रिड्यूस मैट्रिक्स में सम सॉल्व करना है, इसको कंडीशनल एलोकेशन बोलते हैं। ये सब क्लास में आपको सिखाया हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या लेना है, बैलेंस करने के लिए डमी डालना है, और फिर इसका हंगेरियन रूल लगा के असाइनमेंट निकालना है। और फाइनल असाइनमेंट आने के बाद उसमें C1 R1 और C5 R2 का वैल्यू को जोड़ देना है। तो सब करा दिया हमने। देखो यहाँ पर रिड्यूस मैट्रिक्स बनाया और फिर एलोकेशन किया, और लास्ट में C1 और C2 को जो C1 और क्या था C5 को जो देना था वो दे दिया। देखा कि C2 को मिला कुछ नहीं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्टर था तो उसको कुछ नहीं मिला। तो टोटल काम 122 लाख में हो रहा है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 114 लाख का है। तो ओवरऑल हम लोगों को क्या हो रहा है, यहाँ पर नुकसान हो रहा है। बट एनीवे नुकसान है जो है। तो इसका एक और सवाल होता था, ये सम पहले भी आया हुआ एग्ज़ाम में, CA के एग्ज़ाम में आया हुआ था बहुत समय पहले। तो उसमें ये पूछता था कि आप कितना डिस्काउंट हर कॉन्ट्रैक्टर से मांगेंगे, जो इस सम में नहीं पूछा है।
बट एक क्वेश्चन इसमें और होता था, क्योंकि हम लोग काम कर नहीं पा रहे हैं ना 114 के अंदर अंदर, 122 लाख हम लोगों का लग रहा है, तो 8 लाख का सरप्लस कॉस्ट आ रहा है। तो उसमें ये क्वेश्चन था कि कितना डिस्काउंट हर कॉन्ट्रैक्टर से मांगा जाए। तो आंसर होगा 8/122, इट इज़ कमिंग 6.56%। तो 8 लाख रुपया अगर वो डिस्काउंट कर देगा तो कॉन्ट्रैक्ट वायबल हो जाएगा ना। तो 8 लाख रुपया आपको डिस्काउंट कराना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 122, इट इज़ कमिंग 6.56% फ्रॉम एवरी कॉन्ट्रैक्टर। अगर हर कॉन्ट्रैक्टर 6.56% डिस्काउंट कर दे तो 8 लाख रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में पूछा नहीं, मैं तो एक्स्ट्रा में आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एलिमिनेटेड कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको काम मिल जाए तो उससे कितना डिस्काउंट मांगे। तो एलिमिनेटेड कॉन्ट्रैक्टर कौन है भाई साहब? C2 है। उसको अगर काम मिलता तो भी C3 और C4 की जगह C2 आ सकता था, C1 और C5 तो अपना जगह पे था ही। तो C3 और C4 से उसको कंपेयर करते हैं। C3 को मिला R4 और C4 को मिला R3। तो C3 को मिला है R4 और C4 को मिला R3। अब इसको इससे कंपेयर करो तो यहाँ पे 4 लाख एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 1 लाख एक्स्ट्रा है। तो अगले का ये 39 की जगह 38 होता तो शायद इसको भी काम मिल जाता। तो मिनिमम डिस्काउंट एलिमिनेटेड कॉन्ट्रैक्टर से कितना लेना है? 1 लाख रुपया लेना है। तो उसी का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कंपेयर करके आपको समझा दिया है, राइट। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, तो ऐसा क्वेश्चन भी क्लास में कराया हुआ आपको। चलो नेक्स्ट 7AB नॉर्मली क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आता है, बट इस बार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से नहीं पूछकर ये सिमुलेशन से पूछ लिया। ये सिमुलेशन का जो क्वेश्चन है अगेन वन ऑफ द इजी क्वेश्चन में से ही है, बस इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अराइवल और सर्विस दो अलग अलग दिया हुआ है तो 2 रैंडम इंटरवल भी बनाना पड़ेगा और 2 रैंडम नंबर्स आपको दिया हुआ है। आपको बोल रहा है एक लैपटॉप का अराइवल टाइम है, एक लैपटॉप का सर्विस टाइम है, और स्टार्टिंग ऑफ द डे में हम लोग के पास एक लैपटॉप हाथ में है। आप फीफो अज्यूम करके बताइए क्या बताना है। अराइवल कर पैटर्न, सर्विस पैटर्न एंड एसेस एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप्स हेल्ड फॉर मोर देन 1 डे फॉर सर्विस। कितना लैपटॉप अपने पास एक दिन से ज़्यादा सर्विस के लिए होल्ड हो रखा है। कितना लैपटॉप बेसिकली एक दिन से ज़्यादा अपने हाथ में पड़ा हुआ है। तो स्टार्टिंग में एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी डालकर रैंडम इंटरवल बना लेंगे। बना लिया रैंडम इंटरवल, 2 अलग अलग बना, एक अराइवल का बना और एक सर्विस का बना। फिर रैंडम नंबर दिया हुआ है तो अराइवल का रैंडम नंबर से अराइवल टाइम सेलेक्ट हो गया और सर्विस का रैंडम नंबर से सर्विस टाइम सेलेक्ट हो गया। फिर हमने अपना कैलकुलेशन करना शुरू किया कि अपने पास ओपनिंग में क्या है, 1 है, और नया अराइवल हुआ 11, सर्विस हुआ 10, तो हाथ में रह गया 2। तो ये 2 जो है यही बेसिकली वेट कर रहा है ना, मतलब सेम डे नहीं हो पाया तो एक दिन से ज़्यादा वेट कर रहा है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पर? आपका बोल रहा है मोर देन 1 डे फॉर सर्विस, हेल्ड फॉर मोर देन 1 डे फॉर सर्विस। क्या बोल रहा है यहाँ पर? फिर से ध्यान दो। दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप्स हेल्ड फॉर मोर देन 1 डे फॉर सर्विस। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है? हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 स्टॉक अपने पास पड़ा हुआ है, तो 2 स्टॉक यहाँ पे। अब अगला दिन ठीक होगा, है ना। सो मोर देन 1 डे का मीनिंग आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि इसको लेकर आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए। जैसे अपने बोलते हैं ना, लैपटॉप सर्विस कराने गए और वो सेम डे सर्विस कर दिया। तो सेम डे सर्विस का मतलब क्या होता है? विद इन 1 डे। सेम डे सर्विस मतलब विद इन 1 डे अपने पकड़ते हैं कि आज आया आज ही चला गया तो 1 दिन हो गया। बट अगर आज आया आज नहीं गया कल जाएगा तो नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे मतलब आज नहीं हुआ, है ना, तो वो मोर देन 1 डे हो गया ना। तो अपने मोर देन 1 डे को ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मोर देन 1 डे मतलब आज वाला काम आज नहीं हो पाया, अब वो कल होगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर सिमुलेट करके दिखा रहे हैं कैसे। ओपनिंग स्टॉक है अपने पास, अराइवल हुआ नया 11, तो टोटल फॉर सर्विस हो गया 12, सर्विस कर दिया 10। तो अपने पास तो 2 लैपटॉप रह गए, तो 2 लैपटॉप सेम डे नहीं हो पाया तो 1 दिन से ज़्यादा लग गया, तो वो वेटिंग लैपटॉप है, वेटिंग फॉर मोर देन 1 डे। विद इन 1 डे हो जाता
तो बात अलग था। मोर देन 1 डे को 2 डे नहीं पकड़ा जाए, समझ गए ना। बस नेक्स्ट डे को मोर देन 1 डे पकड़ेंगे तो सम इजीली क्रैक हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे ये 2 ओपनिंग में जाएगा, 10 अराइवल हुआ, 2 पहले से था 12, सर्विस हुआ 10, तो फिर 2 पड़ा रह गया, है ना। फिर नेक्स्ट डे वापस ये 2 ओपनिंग में आएगा, तो 10 + 2 12, सर्विस हो गया 11, तो 1 पड़ा रह गया, तो 1 नेक्स्ट डे जा रहा है ना। फिर ये 1 + 9 अराइवल हुआ 10, सर्विस कर दिया 10, तो कुछ भी बचा हुआ नहीं, सेम डे सब खत्म हो गया, तो नेक्स्ट डे के लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसे करके टोटल आया ये 6 और इसका एवरेज पूछा है, तो आंसर है 0.86। समझ गए क्या। तो ये इंटरप्रिटेशन एग्ज़ाम हॉल में पता नहीं वर्ड पकड़ में आया नहीं आया, तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी होता है बहुत बार। तो एनीवे जितना जो समझ में आए वैसे आप करके आएंगे, और क्या। नेक्स्ट, नॉर्मली लर्निंग कर्व का क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल नहीं था। प्राय क्या था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन 7AB में पूछ रहा था, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं पूछ रहा था, बट इस बार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को साइड करके लर्निंग कर्व पूछ लिया गया। लर्निंग कर्व का सेम क्वेश्चन अपने क्लास के मैट में भी है, और इसमें क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर में हमने 100 यूनिट्स बनाया, फर्स्ट ऑर्डर में हमने 60 यूनिट्स बनाया, सेकेंड ऑर्डर हम लोग को मिला 40 यूनिट्स का। जब नहीं, गड़बड़ बोला मैंने, फर्स्ट ऑर्डर में 100 यूनिट्स बनाए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर हो चुका है ये 100 यूनिट्स का। अब आपका जो सब्सीक्वेंट ऑर्डर है वो लिखा हुआ ऐसे, ऑर्डर फर्स्ट और सेकंड, ये एक्चुअली आपका सेकंड ऑर्डर है और ये आपका थर्ड ऑर्डर है। बस ये इस सम का एक इंटरप्रिटेशन है। तो जैसे 1 to 100 ऊपर में हो गया, तो यहाँ पे 101 to 160 यूनिट्स का बात हो रहा है, यहाँ पे 161 से 200 यूनिट्स का बात हो रहा है। और ये प्रोस्पेक्टिव ऑर्डर्स है, ध्यान देना, ये आपका रिपीट कॉन्ट्रैक्ट का बात हो रहा है। और फर्म का फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन हुआ था, तो क्या क्या कॉस्ट आया था। मटेरियल 500 रुपीज़ लगा था फॉर 100 यूनिट्स, तो 5 रुपीज़ पर यूनिट। लेबर बोल रहा है डिपार्टमेंट ए में हाईली ऑटोमेटिक है, तो इसका टाइम रिड्यूस नहीं होगा, नो लर्निंग इफेक्ट। फिर डिपार्टमेंट बी का स्किल्ड लेबर है, तो ये आपका लर्निंग इफेक्ट में रिड्यूस होगा। वेरिएबल ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, तो जो भी टोटल डायरेक्ट लेबर आएगा उसका 20% करना है। फिक्स्ड ओवरहेड जितना भी आवर्स यहाँ पे होगा उसके हिसाब से आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राइस पर यूनिट निकालो फॉर ईच ऑफ द 2 ऑर्डर्स अज्यूमिंग द फर्म यूजेस अ मार्कअप ऑफ 25% ऑन कॉस्ट एंड अलाउज फॉर 80% लर्निंग कर्व। नया चीज़ क्या है इस सम में, ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 80% लर्निंग कर्व टेबल आपको दिया हुआ है। तो ऐसे और कोई वैल्यूज़ नहीं दिया है, तो हम लोग को सबसे पहला वर्किंग क्या करना पड़ता है, अपना एवरेज टाइम पता करना पड़ता है। यूनिट्स ये है तो एवरेज टाइम पर यूनिट क्या होगा। तो फर्स्ट वाले में हमारा 100 यूनिट्स है, तो आपका एवरेज टाइम पर यूनिट कितना होगा इसके रेस्पेक्ट में। आप डिपार्टमेंट ए में लर्निंग इफेक्ट नहीं होगा तो उसको इग्नोर करेंगे, आप सिर्फ डिपार्टमेंट बी के बारे में सोचेंगे। तो ये 40 आवर्स है, ये फर्स्ट और लॉट का चक्कर है। अब जब डबल करेंगे 100 का 200 होगा, तो 80% लर्निंग के हिसाब से 32 हो जाएगा। तो वो कैसे होता है, 40 का 80% करके होता है, ये कॉन्सेप्ट तो आपको ध्यान ही होगा। अब वो चीज़ आप अगर इस टेबल में देखोगे तो ये यहाँ पे समझा रहा है कि x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू 80% लेना है। x रिप्रेजेंट्स क्यूमुलेटिव टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस टू डेट एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन ऑफ 100। तो मल्टीपल ऑफ 100 मतलब 100 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस 200 के रेस्पेक्ट में हमारा ये जो होगा ये 80% होगा। तो 40 का 80% 32 आया। अब इसी तरीके से यहाँ पर अब जब हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर का करना है तो 160 का भी करना है और 161 से 200 का भी करना है। तो 160 तक में क्या होगा, उसके लिए तो फिर लॉग टेबल या इंडेक्स की वैल्यू वगैरह चाहिए होती है, बट यहाँ पे वो है नहीं, तो टेबल से ही पता करना पड़ेगा। इनिशियल ऑर्डर 100 का है, तो 100 का जब 200 हुआ तो 80% हुआ, तो 100 का 160 करने के लिए 1.6 टाइम्स होगा, तो 86.1% यहाँ से उठा लेंगे। ये इस सम का ट्रिक है, 40 का 86.1%। तो ये कितना आएगा आप देखोगे तो ये आ रहा है 34.44। सो दिस इज योर एवरेज टाइम पर यूनिट, ऑलराइट। सो अब इससे सेकेंड वर्किंग की जाएगी इंक्रीमेंटल टाइम की।
तो इंक्रीमेंटल टाइम क्यों चाहिए, क्योंकि रिपीट ऑर्डर है, रिपीट ऑर्डर का कॉस्टिंग इंक्रीमेंटल टाइम पे होता है। तो 1 से 160 यूनिट्स तक का क्या होगा, 34.44 इज़ फॉर एवरेज ऑफ 160, तो इंटू 160 माइनस 40 इंटू 100 करना है अपने को, माइनस 40 इंटू 100, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर 161 से 200 का करेंगे तो क्या होगा, 32 इंटू 200 माइनस 32 इंटू 200 माइनस क्या करेंगे बोलिए, 34.44 इंटू 160, तो ये इंक्रीमेंटल टाइम आ गया। अब इस इंक्रीमेंटल टाइम में जो भी वैल्यूज़ है इसके हिसाब से अपने को 2 कॉस्ट शीट बनाना है, उसमें 25% टोटल कॉस्ट पे जोड़ के प्राइस निकालना है। तो ये वर्किंग सारा यहाँ पे किया हुआ है दोस्तों, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 60 यूनिट्स में आपका 160 यूनिट्स है, तो 160 यूनिट्स का टोटल टाइम टेकन हमने निकाला 5510, और 100 से इंक्रीमेंटल देखा तो वो 1510.4 आ रहा है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, 34.44 इंटू 160 एम प्लस और 40 इंटू 100 एम माइनस, ये कितना आ रहा है, 1510.4 आ रहा है। तो ये मैंने थोड़ा सा और इजी वे में प्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे 1510.4 का अपने को कॉस्ट शीट बनाना है। तो ध्यान क्या देना है, डिपार्टमेंट ए का आवर्स चेंज नहीं होगा, वो 60 यूनिट्स का 20 आवर्स के हिसाब से ही आएगा। डिपार्टमेंट बी का जो नया आवर्स अपने निकाले उसके हिसाब से आएगा। वेरिएबल ओवरहेड इन दोनों को जोड़कर 20% करना है। देखिए आप, फिक्स्ड ओवरहेड जो आवर्स डिपार्टमेंट ए का था उसके हिसाब से और डिपार्टमेंट बी का जो आवर्स आया उसके हिसाब से करके टोटल कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़ दिया। अब सेकेंड पार्ट में बस ये जो मैंने वर्किंग आपको समझाया है इसके हिसाब से आप इसका भी इंक्रीमेंटल निकाल लो। ये कितना आ रहा है देखो, 32 इंटू 200, 34.44 इंटू 160, 3289.6। कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको सॉल्व करें तो 889.6 आ रहा है। सो ये 889.6 के हिसाब से आप यहाँ पे अपना वर्किंग करके दिखा दो बस, बट 20 आवर्स सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है। हो गया, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 में बहुत बच्चे लड़खड़ाते हैं, इसलिए मैं 8 को नॉर्मली बोलता हूँ स्ट्रेटेजिकली बाहर रखो, क्योंकि एक तो कैलकुलस से घबरा जाते हैं और फोरकास्टिंग या कई बार गेम थ्योरी का भी उटपटांग क्वेश्चन ऐसा हो रहा है। तो जिसको कंफर्ट है वो करे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। बट एनीवे, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, ये तो सिंपल मैक्सिमा मिनिमा का एकदम इजी वाला क्वेश्चन है। अगर आपको कैलकुलस आता है तो आपको कैचअप हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है एट अ प्राइस ऑफ, दिस इज प्राइस इक्वेशन एंड टोटल कॉस्ट इक्वेशन दिया हुआ है, और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालते हैं, विच इज़ प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी इज आवर एक्स हियर, तो टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल कॉस्ट मालूम है, टोटल प्रॉफिट फंक्शन बनाया टी आर माइनस टी सी करके, फिर डेरिवेटिव ऑफ टोटल प्रॉफिट लिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेकर उसको इक्वल टू 0 किया और इक्वेशन को सॉल्व किया, तो एक्स का वैल्यू 9 और 12 आया। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया प्रॉफिट का, देखा वो आ रहा 12x माइनस 126। सो वो कैसे आया मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो इक्वेशन है ना, इसी को यूज़ करके इसका डेरिवेटिव लिया गया है। ये बेसिकली आप ऐसे समझ लो, डी डी एक्स ऑफ, वर्किंग क्या है इसका, डी डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 126x प्लस 648, तो ये आ गया इससे 12x माइनस 126। ओके, 12x माइनस 126 आ गया। अब इसमें x का वैल्यू 9 बैठाया, x का वैल्यू 12 बैठाया, तो 9 से आ रहा है नेगेटिव, 12 से आ रहा है पॉजिटिव, और अपने को मैक्सिमाइज करना है तो सेकंड ऑर्डर चाहिए नेगेटिव, तो हमारे लिए राइट वैल्यू है 9, तो मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी एट 9। तो क्वेश्चन में बोला है कितना यूनिट्स चाहिए, आंसर है 9। फिर बोला प्रॉफिट बताओ। सेकेंड पार्ट हेडिंग देकर देखो कैसे प्रेजेंट किया। पार्ट 1 आपका आया है, यहाँ पर से लिखना पड़ेगा, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 लिखना पड़ेगा कि पार्ट 2 में टोटल प्रॉफिट इतना आ रहा है। ओके,
नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन एकदम धुरंधर क्वेश्चन आ गया है। नॉर्मली मैं इसको छोड़ के जाने के लिए ही बोलता हूँ कि करने जाओगे तो ये क्वेश्चन ही पूरा पेपर लेके डूब जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बोलता है एक बार आजा 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 गले लगा आजा, और आप गले लगा लोगे इस क्वेश्चन को तो बोलेगा हम तो डूबेंगे सनम, सारे सम्स को लेके डूबेंगे, पूरे पेपर को लेके डूबेंगे, पूरे ग्रुप को लेके डूब जाएंगे। तो वैसा क्वेश्चन है। तो इसको बहुत पेशेंस है तो आप सीख सकते हैं, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। इसमें बहुत ही घटिया मेथड वाला पूछ लिया, ट्रेंड रेशियो मेथड, और ऊपर से ये क्वार्टरली डेटा की जगह मंथली डेटा दे दिया। तो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। आपको इसका स्टेप्स आता है तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं अभी इस पर कुछ भी चर्चा नहीं करूँगा, मैं आपको इस सॉल्यूशन का कॉपी दे रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ रेफ़र करके कर लीजिए, प्रोवाइडेड आप पहले जो बेसिक सम अपने इंस्टीट्यूट मैट का किए थे जिसमें ये सारा डेटा क्वार्टरली वाला था वो पहले देखें, फिर आप मंथली वाला देखें, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो अभी मेरा भी 1 घंटा यहाँ पे ख़राब हो जाएगा और फिर आप बोलोगे मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा। तो इट इज़ बेटर दैट यू रेफ़र टू दिस आफ्टर यू हैव डन द बेसिक क्वेश्चन। इसको हमें करने में 3 घंटा लगा, इतना बारीक बारीक कैलकुलेशन है। तो अगर आप ये करने जाते तो आपका नैया डूब ही जाता। तो सम क्वेश्चंस आर अननेसेसरी गिवन, आई डोंट नो व्हाई दे हैव kept this in the syllabus also of cost accountant. Why a cost accountant needs to know all these? This is really really ridiculous, but still it is there, we are studying, but it is in our choice to make our strategy as to which questions or which chapters we can leave also. Anyway, ये डिस्कशन एक बार ख़त्म हुआ। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आने वाले अटेम्प्ट के लिए हमारे यूट्यूब पे बने रहिएगा, और भी बहुत कुछ आने वाला है। नया सुपर 50 आएगा, नया से और भी कुछ और सरप्राइजेस आने वाला है। जून 26 के लिए एक ग्रुप बनाया जा चुका है। अगर आप जून 26 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए और बने रहिए हमारे आगे के अपडेट्स के लिए, स्ट्रेटजीज़ के लिए। और जून 26 में जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप उसके बाद में भी दे रहे हैं तो मेक श्योर आप अपने आप को ना एक बार टेस्ट ज़रूर करें कि आप पूरा पढ़ के भी पेपर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उसके लिए ये खाली वीडियो देखने से नहीं होता है, पूरा पेपर खुद से सॉल्व करना पड़ता है। और सिर्फ उससे भी नहीं होता क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हम टाइम बाउंडेशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है मॉक टेस्ट संग्राम में पार्टिसिपेट करना, जो कि एसजेसी हर एग्ज़ाम के पहले आपके लिए लेकर आता है। तो आई होप आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने आप को और मजबूत बनाएंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा एसएफएम का पेपर और एसपीएमबीवी का पेपर का भी वीडियोस यूट्यूब पे आने वाला है या आ चुका है, आप ज़रूर रेफ़र कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सी यू सून। तब तक अपना ध्यान रखिए और मज़े में रहिए।